इंतजार खत्म हुआ और एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के। और दोनों ही नतीजों में जितने नतीजे अब तक एग्जिट पोल के हमारे सामने हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश में आप देखिए तो थोड़ा सा कांटे की टक्कर लग रही है, लेकिन गुजरात में अब तक के जो एग्जिट पोल्स हैं अलग अलग सर्वे एजेंसीज के, उसमें बीजेपी के लिए भारी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि और कई सारे उसमें एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, जिससे कि अंदाजा लगेगा कि किस तरीके का रुख कर रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात में है, क्योंकि सबकी नजरें वहीं लगी हुई थी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने वहां पे जोर शोर से चुनाव लड़ा था। उसका कितना असर हुआ, क्या असर हुआ और किस रूप में उसको समझना चाहिए, ये सब देखेंगे। लेकिन बिना देर के सबसे पहले आपके सामने आंकड़े रखते हैं गुजरात के, कि गुजरात की जिन एजेंसीज ने किया उसमें सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे है इंडिया न्यूज जन की बात। कुल 182 सीटें हैं, उसमें से बीजेपी को 117 से 140 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस के खाते में 34 से 51 सीट्स जा सकती हैं। आम आदमी पार्टी 6 से 13 सीट, रिमार्केबल है ये, और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। ध्यान रखिए कि एग्जिट पोल है, ये परिणाम नहीं है, परिणाम 8 तारीख को आएंगे। इसके अलावा दूसरा एग्जिट पोल है TV9 नेटवर्क का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 125 से 130 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी को 3 से 5 और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जाती हुई दिख रही। तो यहाँ पे भी बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है भारतीय जनता पार्टी। रिपब्लिक पी मार्क ये आंकड़ा आपको दिखाता है कि 128 से 148 20 सीटों की रेंज इन्होंने बनाई है 48% वोट परसेंटेज के साथ साथ, और कांग्रेस 30 से 42 में सिमट रही है 32% वोट परसेंटेज में। काफी गैप आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 2 से 10, यहाँ पे भी काफी बड़ी रेंज है, 15.5% के आसपास वोट, और अन्य के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं 3.8% वोट के साथ। तो ये जो 3 आपको एजेंसीज के आंकड़े दिखे, इसमें क्लियर कट बीजेपी उस 92 मार्क से काफी ऊपर जाते हुए दिख रही है। हिमाचल पर एक नजर डालते हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति बनती हुई दिख रही है। इंडिया न्यूज जन की बात का आंकड़ा कहता है कि 32 से 40 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस 27 से 34 और अन्य के खाते में 1-2, इस अन्य में आप चाहे तो आम आदमी पार्टी को भी शामिल कर सकते हैं। कुल 68 सीटें हैं यहाँ पे, तो बहुमत के आंकड़े से ठीक ठाक ऊपर बीजेपी जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। दूसरा आंकड़ा रिपब्लिक पी मार्क का है, जिसमें लगभग 45% वोट के साथ 34 से 39 सीटों के आसपास बीजेपी पहुंच रही है। 28 से 33 कांग्रेस, 43% वोटों के साथ आपके खाते में 1 सीट आ सकती है, वोट परसेंटेज मात्र 2.8, और अन्य के खाते में 1 से 4, 9.5% वोट के साथ पी मार्क 68 सीटों का आंकड़ा विश्लेषण इस तरीके से करते हुए दिख रहा है। तीसरा आंकड़ा टाइम्स नाउ ETG का, जहां पे बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28 और अन्य के खाते में 2 आती हुई सीटें यहां दिख रही। तो 3-3 जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं अब तक हमारे पास, उसमें से दोनों में बीजेपी के एज है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो एक कांटे की टक्कर कही जाएगी। जी न्यूज और बार्क का भी एक आंकड़ा है, ये हिमाचल प्रदेश के बारे में है। इसमें 35 से 40 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही, जबकि कांग्रेस 20 से 25 सीटें ला सकती है। आम आदमी खाते में 3 और अन्य खाते में 1 से 5 सीटें जा सकती हैं 68 के कुल आंकड़े के बीच में। तो ये सारे आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि दोनों राज्यों में बीजेपी बढ़त पे है, एज पे है, उसको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं, क्योंकि फाइनल परिणाम 8 तारीख को आएंगे। तो इसी पे चर्चा करेंगे। बीच में और बहुत सारे एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हमारे सामने आते रहेंगे, हम उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो आज लोग जुड़ रहे हैं, जिससे हम चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता चयनिका उनियाल, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज, राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी, राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा, और नेटवर्क 18 की सीनियर एडिटर मेरी सहयोगी प्रीति सोमपुरा भी हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई गुजरात में, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती हुई दिख रही है यहाँ पे, जो कि एक सीक्वेंसली आप कह सकते हैं। पहला रिएक्शन में चयनिका जी आपसे लूं मैं, पूरी जो स्ट्रेटजी दिख रही है उसमें आप लोग फंस गए लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई फंसने वाली बात है। जैसे आपने खुद ने कहा कि ये
अलग अलग लोगों के एग्जिट पोल हैं। तो एग्जिट पोल इससे पहले भी बहुत बार गलत साबित हुए हैं, और इस बार भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एग्जिट पोल फिर से गलत साबित होंगे। आप अभी खुश हो सकते हैं एग्जिट पोल में बीजेपी को आगे दिखा करके, नहीं, मैं क्यों लेकिन खुश होऊंगा? खुश तो आप नहीं, लोगों में से खुशी है, दुखी होनी है, मुझे तो आंकड़े पेश करने हैं सर। मतलब इंडिविजुअल आपसे नहीं है जी। मेरा, आपसे मतलब जो भी भाजपा के शुभचिंतक हैं या उनके नेता हैं वो खुश हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि गुजरात के अंदर, क्योंकि मैंने भी काम किया, मैंने भी देखा, सिर्फ आप जो एक पहले की जो रणनीति गुजरात के अंदर बीजेपी ने अपना रखी थी कि आप एक चेहरा सामने ले आएंगे, आप भावनात्मक अपीलें करेंगे और आप शो ऑफ करेंगे, उसके द्वारा आप लोगों के वोट ले लेंगे, वो अब नहीं चलने वाला। और पिछले भी अगर आप आंकड़े देखें 2002 से लेकर चल रहा है। चयनिका जी, आप देखिए ना, जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें भारी विक्ट्री है, आपको नुकसान हो रहा है, तगड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात सही है, ये परिणाम नहीं है, हम तो सब मानते हैं, लेकिन एग्जिट पोल का इशारा तो मोटा मोटा दिख रहा है ना। भाजपा को बहुत बड़ा वहां पे झटका लगने वाला है और वहां पे कांग्रेस बहुत अच्छा करेगी और सरकार बनाएगी। उम्मीद पे कायम रहना चाहिए। शलभ त्रिपाठी, आंकड़ों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि गुजरात में अब तक की जो हमारे पास 3-4 एजेंसीज के हैं उससे लग रहा है कि बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देखिए, आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ नमूने लिए होंगे, सर्वे किया होगा, काफी प्रयास किया होगा, तब जाकर आज आपने ये आंकड़े इकट्ठा किए हैं। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि जिन्होंने गुजरात के भीतर प्रधानमंत्री जी का रोड शो देख लिया, प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए उमड़ी भीड़ देख ली, लोगों का उनके साथ कनेक्ट देख लिया, हम सब तो देख रहे थे, उस बात के गवाह हैं कि कैसे प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे और सड़क पे बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े थे, महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधों पर लिए हुए, और जो एक कनेक्ट था आंखों के भीतर, वो मुझे लगता है कि उसके बाद किसी एग्जिट पोल की या किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती इस चुनाव का आकलन करने के लिए। एक जबरदस्त भीड़ थी, जबरदस्त लगाव है, जबरदस्त आत्मीयता है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और गुजरात को जहां से वो लेकर गए हैं, गुजरात कौन सा था? मोहम्मद सूरती कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट मंत्री होते थे, सूरत के रेलवे स्टेशन पे बम धमाका होता है, उसमें कई सारे लोग हताहत होते हैं, मासूम बच्ची तक की उसमें मौत होती है, और बाद में हाई कोर्ट मोहम्मद सूरती को इस बात के लिए दोषी पाता है कि उन्होंने अपनी कार के अंदर, सरकारी कार के अंदर विस्फोटक रखा, हथियार लेकर आया और धमाका कराया। उस गुजरात को लेकर वहां पर लेकर आए हैं जहां आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगती है। उस गुजरात को वहां पर लेकर आए हैं जहां डायमंड बुर्ज सूरत के भीतर खड़ा होता है, और सूरत और गुजरात के लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि आप आइए, आप बाहर से आए, एक बार डायमंड बुर्ज देख कर आइए। एक जो गर्व की अनुभूति गुजरात के लोगों के भीतर कराई है प्रधानमंत्री जी ने, कहीं कोई संशय नहीं है, बहुत बड़े अंतर के साथ, बहुत बड़े मार्जिन के साथ। क्या इस बात को भी आप मानते हैं कि चूंकि वहां पे एक तीसरी फोर्स भी गई और उसने सीरियस डेंट किया कांग्रेस को, उसका भी बड़ा फायदा मिला? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि कोई फोर्स रही होती, कोई फोर्स नहीं भी रही होती। देखिए, कांग्रेस ने पिछला चुनाव कितनी तरह की कोशिशें की। हार्दिक पटेल कहां पर थे, किस तरह के आपस में जातिगत जो फॉर्मूले हैं वो चले गए, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। गुजरात के भीतर में जहां पर कभी कोई सामाजिक ताना बाना खराब नहीं हुआ था, उस सामाजिक ताने बाने को खराब करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोग बाहर से गए। ये जो तीसरी पार्टी आज आपको नजर आ रही है खुले तौर पर, ये तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो परोक्ष रूप से पिछले चुनाव में काम कर रही थी, और उन्होंने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। जीएसटी के नाम पे व्यापारी साथियों को वहां पे बरगलाने का प्रयास हुआ, उनको भ्रम में डालने का प्रयास हुआ, लेकिन गुजरात के लोग अपनी जगह कटिबद्ध थे। उनको ये पता है कि उनके एक जननायक हैं, उनके एक नायक हैं, उनकी माटी का बेटा है, उनका एक अपने धरती का सपूत है जो गुजरात का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। और जिन्होंने गुजरात को देखा है 27 साल पहले, मैं तो कहूंगा आप लोगों से बात करिए, जिन्होंने 27 साल पहले के गुजरात को देखा है, हम सबको याद आता है कि प्लेग फैलना शुरू होता था तो सूरत नाम के शहर से प्लेग फैलना शुरू होता था, और हम सब देवरिया के हैं, पूर्वांचल के हैं, बहुत सारे लोग भाग कर आते थे। आज आप जाकर देखिए सूरत की तस्वीर कैसी हो गई है, वहां की जो नगर पालिका है कितना खूबसूरत पूरे शहर को तब्दील कर दिया है, फ्लाईओवर्स का शहर कहा जाता है सूरत को। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात कहां से चलकर कहां पहुंचा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसी का फायदा मिलेगा। जी शलभ, घनेंद्र भी हमारे साथ हैं आम आदमी से। घनेंद्र, हिमाचल में भी सफाया, गुजरात में भी आप कुछ नहीं कर पाए, आप लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम वहां जाएंगे और सरकार बनाएंगे, लिख के दे रहे थे। देखिए नीरज जी, निश्चित तौर पर कुछ एग्जिट पोल आपने दिखाए हैं और मैं आपके एग्जिट पोल से डिसएग्री भी नहीं कर रहा, लेकिन आपने हिमाचल दिखाया, गुजरात दिखाया, साथ के साथ
दिल्ली एमसीडी का भी एग्जिट पोल आया, अगर उसको दिखाते तो और बेहतर रहता। नहीं, वो भी हम आपने दिखाएंगे, ऐसा नहीं उसको न दिखाने कोई इरादा, लेकिन बड़े राज्यों पर पहले चर्चा कर लेना, एमसीडी को करेंगे ही। आपने दिखाया नहीं। नहीं, दिल्ली एमसीडी भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था सर। नहीं, चुनाव तो आपके लिए सभी महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन गुजरात और हिमाचल में तो सर कुछ नहीं हो पाया। हाँ, देखिए देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, फिर वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा कि नीरज जी, मैं आपने जो एग्जिट पोल दिखाया है, मैं किसी एग्जिट पोल से डिसएग्री नहीं कर रहा। हाँ। मैं किसी एग्जिट पोल को नकार नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जिट पोल के जिन भी एजेंसी ने सैंपल लिए, निश्चित तौर पर उन्होंने किस तरीके से सैंपल लिए होंगे, कहाँ सैंपलिंग करी होगी, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग तो गुजरात में फील्ड में थे, हम लोग हिमाचल में फील्ड में थे, और गुजरात में जिस तरीके से लोग परिवर्तन की तरफ जा रहे थे, बदलाव की तरफ जा रहे थे, हम गुजरात के जिस भी गांव में गए, हम गुजरात के जिस भी शहर में गए, जिस भी पंचायत में गए, हम जिस जगह गए, जिस आदमी से हमने बात करी, हमारे लोगों ने बात करी, हर आदमी ये कह रहा था कि 75 साल से मुझे लूटने का काम नंबर में करा। नहीं आ रहा ना सर, आपकी बातें हम लोगों ने पहले भी इस पे सुनी है, कोई उसमें कोई शक नहीं, लेकिन नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब फिर आपकी बातों से लोग कन्विंस नहीं थे, ये आपको लोग बहला रहे थे। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था नीरज जी, अगर आम आदमी पार्टी की आप हिस्ट्री देखोगे, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, जब 2013 में हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे हमें दिखा नहीं रहा था, लेकिन लोग चाह रहे थे। जब लोग चाहते हैं, लोग बदलाव की तरफ, लोग परिवर्तन की तरफ चलते हैं, तब नतीजे उल्टे आते हैं। और हमने, सीएम साहब ने भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि हम एग्जिट पोल में नहीं आते, हम सीधी सरकार बना के लाते हैं। ऐसा हमने ठीक है, आप सलमान खान की फिल्म का डायलॉग कोई बात नहीं। नहीं, देखिए, उम्मीद में हमेशा रहना चाहिए, और जब तक परिणाम ना आ जाए मानना भी नहीं चाहिए, ये आपका पूरा हक है। लेकिन हम तो उन्हीं पे बात करेंगे जो इस समय मेरे सामने नंबर्स दिख रहे हैं, इसलिए हम अभी दो राज्यों, अभी एमसीडी में बात करें, ऐसा नहीं कि एमसीडी में बात ही नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और चयनिका जी से। चयनिका जी, आप अभी भी होपफुल हैं और ये है, लेकिन हिमाचल की थोड़ी बात कर ले, जहां पे नेक एंड नेक फाइट है, स्टिल जितने सर्वे अब तक हम देख रहे हैं उसमें पीछे हैं आप, बहुमत से काफी पीछे हैं। देखिए, नेक टू नेक फाइट नहीं है, मैं होपफुल नहीं हूँ, मैं आत्मविश्वास में हूँ कि हिमाचल में सरकार बनेगी। और हिमाचल में सरकार बनेगी, ये मैं इसलिए कह सकती हूँ और भी ज्यादा, क्योंकि हिमाचल से मैं लगातार संपर्क में भी रही, और वहां पे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो बार बार फोन करके कहते रहे कि भाई साहब कुछ करिए आप लोग, और आपकी सरकार आ रही है। तो आप ये देखिए कि एग्जिट पोल किसने बनाए, कैसे बनाए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जनता की आवाज है वो यही आ रही है कि सरकार जो है वो कांग्रेस बनाने जा रही है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सलम मनी जी ने बड़ा विकास बताया सूरत के अंदर। सूरत के अंदर आप ये देखिए, सूरत में 2 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कांग्रेस के जमाने में बनी, उसके बाद एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है 27 साल में। और उन 2 आपकी जो कृषि यूनिवर्सिटी है उसके लिए उस समय के जो कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने खुद ने 95 एकड़ जमीन जो है वो दान में दी, और बाकी किसानों से भी जो है जमीन दान करवा के करीबन 200 एकड़ जमीन दान दी। और इस सरकार ने, वर्तमान सरकार ने उसी 200 एकड़ में से 20 एकड़ बेच दी। बट तो इसका, आप कौन से विकास, चयनिका जी प्लीज सुनिए ना मेरी बात। आ चुकी है, अरे बात तो सुनिए आप, लोगों को समझ में आ चुकी है, लेकिन इसीलिए 27 ईयर से इस रेटरिक का कोई कन्वर्जन नहीं है। मैं जो बात में सवाल पूछा उसको आप 27 ईयर से आप ये देखिए, नहीं फायदा हो रहा ना उसका। 7 ईयर्स के लिए भी अगर आप चीज बात करें तो आप 2002 से लेके 2017 तक का आंकड़ा उठा लीजिए, उसके अंदर भाजपा लगातार नीचे की तरफ गई है, ऊपर नहीं बढ़ी है। उस आंकड़े का मैं क्या करूं, सरकार नहीं बन रही एंड ऑफ द सर, बड़ी जवाब दे दीजिए उनको, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊं। देखिए चयनिका जी मेरी बात सुनिए, सरकार बनाने के लिए एक बहुमत का नंबर चाहिए होता है, उस नंबर से ऊपर आप 10% ले आइए, 20% ले आइए, और नीचे आप कहते रहिए कि देखिए तो 93 सीट लेके सरकार चला रहे 5 साल, उससे आपको संतोष मिल सकता है कि नेक्स्ट चुनाव में आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन नतीजे दिखाने के नेक्स्ट चुनाव में तो और आप नीचे जा रहे हैं, तो फिर आप उसके रेटरिक का मुझे लिए कोई मतलब नहीं है ना। चलो बड़ी जी, छोटा सा जवाब। नहीं है, ये अनुमान है, और अरे मैं तो कह ही रहा हूँ कि अनुमान है, 8 तारीख को फाइनली पता चलेगा। शलभ छोटा जवाब, उसके बाद दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा मैं। देखिए, आपने आज एग्जिट पोल दिखाया, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के भीतर तो एग्जिट पोल बहुत पहले दिन से हो चुका था, और इसीलिए तय हुआ कि राहुल गांधी जी को नहीं उतारना है चुनाव के भीतर, राहुल गांधी जी को लेकर नहीं आना है। नहीं, 2 कारण थे। एक तो क्या था कि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो ये कहते थे कि नहीं, राहुल गांधी जी आएंगे तो हमारी हालत और बुरी हो जाएगी, उनको प्लीज मत भेजिए, उनको यहाँ लाएंगे तो हमारी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि हम चुनाव मैदान में कहीं नजर नहीं आएंगे। दूसरा कारण ये था कि इनको ये एग्जिट पोल पहले से पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। एक जनसभा इन्होंने की थी
संभवतः मुझे लगता है जामनगर या राजकोट में की थी, और उस जनसभा में स्थिति ये हुई कि लोग ही नहीं आए, लोग सुनने ही नहीं आए, वहां पर राहुल गांधी जी को देखने भी नहीं आए। तो उसके बाद इन्होंने तय किया कि नहीं, अभी हमें राहुल गांधी को उपयोग में नहीं लाना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता, अगर आपके अंदर ये दमखम होता, आपको पता होता कि नहीं आप लड़ रहे हैं, आप जीतना तो छोड़िए, आपको लगता कि आप लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो आपके जो सबसे बड़े लीडर हैं, जिनको आप युवराज कहते हैं, जिनको आप अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं, जिनको आप मानते हैं कि वो आपकी पार्टी के हीरो हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारने में इतना डर क्यों था? तो ये एग्जिट पोल तो भले आज CNBC आवाज लेकर आया हो, पर कांग्रेस पार्टी को भी पता था, आम आदमी पार्टी को भी पता था, और देश को भी पता था कि ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। गुजरात के भीतर कहीं कोई, न हिमाचल के भीतर कहीं कोई दिक्कत है, न गुजरात के भीतर कहीं कोई दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से लड़ी, और हिमाचल के लोग तो कहते हैं कि दूसरा घर है मोदी जी का, एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक घरों में उनके लोग हैं वहां पर, तो निश्चित तौर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, और बहुत मजबूती से हम चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं अपने एनालिस्टों के पास चलता हूँ। प्रशांत हमारे साथ हैं, कार्तिकेय है और प्रीति मेरे साथ स्टूडियो में। एक क्विक कमेंट प्रशांत, गुजरात के नतीजे एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहे हैं? नीरज जी, हम काफी टाइम चर्चा कर चुके हैं, और मैंने एक दो बार ऐसा बोला था स्टेटस को सिचुएशन। तो आज की तारीख में आज की विधानसभा गुजरात की ऐसी थी इलेक्शन से पहले तक की कि बीजेपी के पास 113-14 सीट, कांग्रेस के पास 62 सीट है। 77 में से वो 62 पे आए हुए हैं। चुनावी माहौल इतना नहीं दिखा था, हमने वो भी डिस्कस किया था कि जो एक उत्साह जो होना चाहिए। देखिए, मतदान का आंकड़ा भी दिखाता है कि 2012 वाला आंकड़ा वापिस आया। 17 में 70% तक मतदान हुआ था, जो इस बार थोड़ा घट के 63-65 तक आया हुआ है। तो ये मतदान का आंकड़ा कुछ ऐसा दिखा रहा है कि मतदारों में उत्साह नहीं था। लोग ऐसा सोच रहे थे कि भी क्या करना है, जाके सरकार बीजेपी की बन रही है, कहीं दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ। तो स्टेटस को में जो 112, 13, 15 सीट, वहां तक मैं भी कन्विंस था कि अगर स्टेटस को रहता तो ये सीटें आती है। तो नॉट नेक टू नेक, बट यस +-10% ये सर्वे के मुताबिक हो सकता है। बट यस, गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, सर्वे के भी हिसाब से, ग्राउंड रिपोर्ट के भी आधार से। क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर 6 महीने पहले और इतने डीपली वो उस तरीके से नहीं आती, तो शायद आगे आंकड़ा बहुत उल्टा हो सकता था। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस का एक एक्सेप्टेंस भी बहुत हैवी हो चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम 77 था यहाँ की एंटी इनकम्बेंसी। तो आम आदमी पार्टी जो पहले 4 महीना जो पूर जोश से, दमखम से जो उन्होंने मतलब एक कैंपेनिंग चलाया, एक मुद्दा लेके आए, उससे क्या हुआ, पहले ही फेज में हमको पता चल गया कि ये कांग्रेस के वोट शेयर तोड़ रही है। दूसरी बात, बीजेपी का एक जुनून था कि हमको एक मार्जिनल नंबर से, जो 99 में जो सिमट गई थी, वो एक जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक को मिटाना है। इसलिए एक अच्छे नंबर से इस बार जीतना है, 115, 120, 125, उसके लिए जो कुछ किया जाए। मेरे मित्र शायद भाजपा के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि मोदी जी का रोड शो अहमदाबाद में हुआ, वो अर्बन है। हम एक्सेप्ट करते हैं गुजरात की अर्बन की 60 सीटें ऐसी है जहां पूरा बीजेपी का बहुत बड़ा दम है। वी एक्सेप्ट, इवन कांग्रेस विल एक्सेप्ट कि हम अर्बन एरिया में उतना नहीं है। फिर भी रूरल की 125 सीट ऐसी है जहां टक्कर भी दे सकते हैं, हो सकता है। तो रूरल में देखिए आप, मतदान ज्यादा हुआ है। वो ज्यादा मतदान दो तरीके से, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मान सकते हैं, बट ऐसा कुछ वो माहौल नहीं है कि परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन जैसा कोई माहौल नहीं था। प्रीति, आप तो घूम के आई थी, नंबर ठीक दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही आने हैं क्या? एग्जिट पोल है हालांकि ये। मैं जब से 20-22 दिन गुजरात में रही, वापी से लेके कच्छ तक हर डिस्ट्रिक्ट में मैं गई, और ये जो परिणाम जो दिख रहे हैं वो एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती थी कि फिर से एक बार जो है बीजेपी को रिपीट किया जाए, क्योंकि कांग्रेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, कांग्रेस के पास कोई गुजरात में चेहरा नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ एक ही दिन आए, प्रियंका गांधी तो चुनाव प्रचार में दिखी ही नहीं कहीं पर। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था गुजरात में, वो कर नहीं पाई, और इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है लगातार 6 महीने से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही जो है हर हफ्ते गुजरात में जाते थे, सभाएं करते थे, तो कहीं ना कहीं जो है उसका खाता तो खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो अभी जो आंकड़े जो आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में है, उसके मुताबिक 2 से 5 सीट जो है वहीं तक सीमित रह जाएगी। ज्यादा फायदा जो है आम आदमी पार्टी को दिख नहीं रहा है। हाँ, हालांकि अगर अगले 5 साल में अगर आम आदमी पार्टी मेहनत करती है तो अगला चुनाव जो होगा वो थोड़ा टफ हो सकता है। लेकिन एक बात तो है कि कांग्रेस की सीटें जो है इस चुनाव में काफी कम होती हुई गुजरात में दिख रही है। सीरियस थ्रेट कांग्रेस के लिए। कार्तिकेय मित्रा, आप तो हिमाचल का भी
एनालिसिस करते रहे हैं और गुजरात का भी कर रहे हैं। एक आंकड़ा इस बीच में बता दूं, एक्सिस माई इंडिया हिमाचल प्रदेश में जो आंकड़ा दे रही है उसमें बीजेपी को 20 से 34 और कांग्रेस को 30 से 40, इसलिए मैंने यह शब्द यूज किया था कि वहां पे क्लोज है, बहुत ज्यादा एक तरफा नहीं, क्योंकि एक पोल ये कह रहा है, एक एग्जिट पोल करके आपके हिसाब से गुजरात के जो परिणाम दिख रहे हैं एग्जिट के और हिमाचल के, टिप्पणी आपकी। नीरज जी, आई थिंक किसी भी पोलस्टर के लिए 3 में से 2 चुनाव इस बार प्रिडिक्ट करने आसान थे। ये हिमाचल का ही जो चुनाव है वो सही में बताएगा कि आपकी मेथोडोलॉजी और आपका जो तरीका है करने का एनालाइज वो कितना सही है, क्योंकि ये डेड हीट चुनाव है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य, स्कैटर्ड ज्योग्राफी बहुत मुश्किल होती है प्रेडिक्ट करनी सीट वाइज। तो पहला पॉइंट ये, मुझे लग रहा है कि हिमाचल कहीं भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर एक अच्छा कैंपेन चलाया और कांग्रेस एक संगठन है, सबसे बड़ी बात हिमाचल में लोकल चेहरे हैं और वहां पर सेंट्रल लीडरशिप में थोड़ा ध्यान भी ज्यादा दिया, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को बुलाने में वो हो सकते हैं सक्सेसफुल। तो हिमाचल विल बी द स्टेट टू वॉच आउट फॉर। गुजरात में हम सब ये मान चुके थे कि देखिए नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी रहेगी, लेकिन अब दूसरे नंबर पे जब कांग्रेस आएगी तो वो कितनी सीटों के साथ आएगी। देखिए ये जो मोटे मोटे ऊपर के नंबर आ रहे हैं ये ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ रीजनल ब्रेकअप्स में। और रीजनल ब्रेकअप जो अभी तक आया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए साउथ गुजरात में हालांकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 27%, 25% आ रहा है, लेकिन सीटें आ रही है केवल 1 से 3, और वहां पर कांग्रेस का सीट शेयर डाउन होने के बावजूद उनको सीटों में नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है। वो 8 पे थे और अब वो 5 से 8 के बीच में ही रहेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी ने दोनों बीजेपी और कांग्रेस का वोट खाया है, लेकिन जिन सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन से जीत रही थी वहां पर वो सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, या वो बीजेपी को उसमें फ्लिप भी नहीं कर पाए कांग्रेस की झोली में। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस नैरो मार्जिन से अगर जीती तो वो सीटों में आम आदमी पार्टी ने जब वोट काटा तो वो सीट जाके चली गई बीजेपी के पास। और उस इलाके में ट्राइबल बेल्ट भी है। उत्तर गुजरात का भी आंकड़ा आ रहा है, उत्तर गुजरात में भी वो एरिया जहां पे कांग्रेस लीड में थी 17 में, आज कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और उत्तर गुजरात जैसा इलाका जो कि बहुत ही रूरल इलाका है, यहां पर कांग्रेस का एज होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एक अट्रैक्शन रहा है, जिसको हम फ्री ये इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोले फ्री हेल्थ केयर, फ्री स्कूल, जहां पर लोगों का जो डिपेंडेंस है वो स्टेट मशीनरी पर ज्यादा है, वहां पे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन ज्यादा रहा है। आप अगर अर्बन वोट में भी जाएंगे नीरज जी, आप देखेंगे कि अर्बन वोट भी 2 तरह का होता है, एक अर्बन पुअर, एक अर्बन रिच। ये आप दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी अर्बन रिच में इतना इनरोड नहीं कर पाती, लेकिन वो अर्बन पुअर में चोट मारती है। तो ऐसे ही रूरल एरिया में, क्योंकि ज्यादातर लोग निचले तबके के आप मान लेते हैं या मझोले तबके के आप मान लेते हैं, तो इस वजह से जो उनके पूरे मॉडल का अट्रैक्शन है वो उस इलाके से ज्यादा आता है, और इस वजह से भी उत्तर गुजरात में वो कांग्रेस को डेंट करती हुई दिख रही है। आप अंत में जब ये हम पूरे आंकड़े खंगालेंगे और आज और 8 तारीख को जब विश्लेषण करेंगे, प्लीज मत चौंकिएगा अगर बीजेपी का वोट शेयर डाउन हो लेकिन सीट शेयर अप हो जाए। बिल्कुल, ये हम लोग जब 8 को नतीजे देखेंगे तो उस पर करेंगे। एक नजर आपके खिलाफ फिर से पूरे आंकड़े आपके सामने रख देता हूं जो अब तक हमारे पास निकल के आए हैं। उसमें 4 आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनको समझ लेते हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, हिमाचल प्रदेश का यह आंकड़ा है, बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40, आपको 0। इंडिया न्यूज जन की बात 32 से 40 बीजेपी को, 37 से 34 कांग्रेस को और 1 से 2 अन्य को। रिपब्लिक पी मार्क 34 से 39 बीजेपी को, 38 से 33 कांग्रेस को और 1 से 4 अन्य को दे रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी में 38 सीट बीजेपी को है, 28 सीट कांग्रेस को और 0 सीट आपको है। ये जो 4 आपको एनालिसिस दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, इसमें एक जगह ऐसा है जहां पे कांग्रेस 30 से 40 ले रही, एक्सिस माई इंडिया हिमाचल में। इसलिए मैंने कहा था कि ये शलभ, ये जो नंबर हम लोग देख रहे हैं हिमाचल के, मेरे आपसे कम बात हुई है, क्या ये थोड़ा सा लगता है आपको कि नेक एंड नेक फाइट हो सकती है? नहीं, देखिए हिमाचल की भी अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल में भी भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाने जा रही है। और हम लोगों ने देखा है, आप पिछले 5 वर्ष की तुलना करिए हिमाचल में, जो हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एक भी इल्जाम, कांग्रेस पार्टी ने कोशिश बहुत की लेकिन उनके खिलाफ एक भी इल्जाम वो वहां पर सेट नहीं कर पाए, एक नैरेटिव नहीं बना पाए कि कहीं से कुछ गड़बड़ी 5 साल की सरकार में हुई। एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के भीतर दी, और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देखिए वहां पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, जो ड्रग पार्क्स को लेकर
का ढेर सारा काम हुआ है। कांग्रेस ने कोशिश जरूर की, कांग्रेस ने जाकर वहां पर जिस तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश में किए थे, जिस तरह के प्रयास कांग्रेस ने गुजरात के भीतर किए थे, वहां पर भी जाके तमाम सारे मुद्दों को लेकर वहां पर भी प्रयास किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने जो काम किया, जिन पर 5 साल में एक भी कोई आरोप नहीं लगा, एक भी शिकायत उनके खिलाफ नहीं उठी, कहीं ना जनता से ना पॉलिटिकल पार्टी से, उसका एक बहुत बड़ा फायदा हिमाचल में हमको मिलने जा रहा है। और गुजरात की बात करिए चाहे हिमाचल की बात करिए, दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से सरकार बनाने जा रही है। मैं अभी कांग्रेस की बहन को सुन रहा था, आप जरा पूछिए, वहां पर बहुत सारे आपके जो समीक्षक हैं वो ये बता रहे कि नहीं किसने क्या कोशिश की, किसने क्या नहीं कोशिश की। लेकिन मैं तो गुजरात के लोगों से मिलकर आया, वो ये कहते हैं कि नहीं, गुजरात 27 साल पहले कहां पर था, हम उधर जाना नहीं चाहते। पोरबंदर में आप जाकर पूछिए, लोग बताते हैं, मैंने ही लोगों से सुना कि पोरबंदर में एक बोर्ड लगा होता था कि यहां से पोरबंदर की सीमा शुरू होती है और यहां से भारतीय कानून की सीमा खत्म होती है। आप जरा कल्पना करिए, जिस गुजरात में फिल्में बनती थी, किसके ऊपर? शाहरुख खान वहां पर एक्टिंग करने गए थे, शूटिंग करने गए थे, किसके ऊपर गए थे? रईस फिल्म बनी थी, वहां का सबसे बड़ा डॉन गैंगस्टर लतीफ के ऊपर फिल्में बनती थी कांग्रेस के राज में। पोरबंदर में जो डॉन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके ऊपर फिल्में बनती थी। गुजरात के भीतर 365 दिनों में 250 दिनों में दंगे चलते रहते थे, कर्फ्यू चलता रहता था। तमाम सारे मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे दाऊद इब्राहिम के अंडर में, उन्होंने गुजरात को बांट रखा था अपने हिस्सों में। कांग्रेस ने वहां पर लाकर गुजरात को खड़ा किया था। हिमाचल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर रखा था। हिमाचल में जिस तरह की लूट खसोट कांग्रेस ने की थी, निश्चित तौर पर जो लोग हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में, आप देखिए एम्स बन रहा है हिमाचल के भीतर, कौन सोच सकता था। तो निश्चित तौर पे इन सबका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जिस तरह से ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई मजाल नहीं सोच सकता कि सोहराबुद्दीन, लतीफ और रईस जैसे तमाम जो माफिया थे, गुंडे थे, वो गुजरात के कुछ कर भी सकते हैं आज की तारीख में। इसका निश्चित तौर पर फायदा मिला है। चंद्रिका जी, छोटा सा कमेंट, उसके बाद घनेन्द्र जी आपके पास आता हूं, आपके वाले विषय बात करूंगा। चंद्रिका जी, ये तो एक लोगों को दिख भी रहा था, हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे या कवरेज कर रहे थे, कि दोनों ही राज्यों में आपकी तरफ से एक जो टॉप लीडर्स है रिलेक्टेंसी दिख रही थी। हमारे सारे एनालिस्ट भी कहते हैं, अभी प्रशांत जी भी कि मतलब वो जो करना चाहिए तो आप लोगों ने नहीं किया, फिर आप दोष नहीं दे सकते। मैं इन एग्जिट पोल को ही मान लो कि यही कर कन्वर्ट होने जा रहे हैं, तो फिर आप ये एक्सक्यूज कैसे दे सकती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ये बार बार पता नहीं क्यों लोग इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो गिव अप कर चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद गुजरात में रही हूँ और इवन हिमाचल में तो पूरा काम खुद प्रियंका जी देख रही थी और प्रियंका जी की रैलियां वहां काफी अच्छी खासी भी हुई। अब हिमाचल की बात देखिए, हिमाचल में कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। हिमाचल में जो बीजेपी के अंदर बगावत है वो छुपी नहीं है, वो सबके सामने है। मतलब ऐसी परिस्थिति आ गई कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बागी कैंडिडेट को फोन करना पड़ जाए। इससे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है किसी पार्टी के लिए? और आप ये देखिए, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शांताराम हैं और धूमल जी हैं, इन सब ने अपने आप को दूर रखा प्रचार से। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अनुराग ठाकुर जैसे नेता भावुक होते हुए दिखाई दिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस के नेता गुजरात नहीं आए, ये अपने आप में एक बहुत गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि गुजरात के चुनाव की शुरुआत खुद राहुल जी ने अपने वक्तव्य के साथ की थी। वो जो वादे जो सामने रखे गए थे गुजरात में, सबसे पहले उनको अनाउंस करने वाले माननीय श्री राहुल जी थे। और उसके बाद भी राहुल जी ने रैलियां की है। पर क्या पूरी दुनिया नहीं जानती है कि राहुल गांधी जी जो है भारत जोड़ो यात्रा के साथ में लगे हुए हैं? तो भारत जोड़ो यात्रा को थोड़ा सा घुमा देना चाहिए ना गुजरात साइड में। आप तो बगल बगल से निकल गई चयनिका जी। गुजरात जोड़ो यात्रा में जो भारत जोड़ो यात्रा उसको गुजरात की तरफ करना चाहिए। लेकिन एक इश्यू है, वो छूट जाए। दिल्ली एमसीडी के भी चुनाव के लिए एग्जिट पोल आने वाले हैं। इसमें घनेन्द्र जी की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, उसने एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि बड़ी मार्जिन से वो जीतते हुए दिख रहे हैं। घनेन्द्र जी, आप तो खुश होंगे, आप यही आप चर्चा करना चाह रहे थे, बताइए। नहीं, मैं नहीं चर्चा करना चाहता। मुझे लगा कि गुजरात आप बता नहीं, मिस कैसे हो जाएगी सर? जब एनालिसिस करने बैठे तो सारा करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली एमसीडी के जो एग्जिट पोल थे वो ब्रेक हुए थे, उसके बाद फिर गुजरात और हिमाचल की बारी थी। और निश्चित तौर पर दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी से ने सीधी सरकार वहां से खींची है भारतीय जनता पार्टी की। 15 सालों से लगातार एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूरे का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने
झूठे आरोपों पे अपना लगा दिया। हम कहते थे कि दिल्ली साफ करने, दिल्ली को आपने कूड़ा कूड़ा कर दिया, कहते थे जी एक और वीडियो आ गई तिहाड़ से। हम कहते थे दिल्ली के पार्कों को ठीक करना, फिर कहते थे ये एक और वीडियो आ गई। पूरा चुनाव वीडियो करते रहे और पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे, अरविंद केजरीवाल को के लिए उल्टा सीधा इन्होंने बोला, ऐसी भाषा का प्रयोग करा जो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, नेताओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सारी बदतमीजियों की सीमा लांघ दी और अलग अलग तरीके से। लेकिन आज दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि एमसीडी में भी केजरीवाल, इसका मतलब है कि एमसीडी में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली के लोगों को चाहिए, जिसमें अच्छा शासन हो, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी हो, जिसमें दिल्ली को साफ सुथरा करने की बात हो रही है। दिल्ली से लेंटर माफिया, पार्किंग माफिया, होर्डिंग्स माफिया, टैक्स कलेक्शन का माफिया, इन माफियाज को खत्म करने की बात हो रही है। और एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिल्ली के लोगों देने जा रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी बात है कि 250 में से 180 तो अभी सारे सर्वे दिखा रहे हैं। और अरविंद जी ने जैसे कहा, अरविंद जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अरविंद जी जो लिख के जाते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता। उन्होंने लिखा था कि शीला दीक्षित हारेगी तो शीला दीक्षित हारी, उन्होंने लिखा चन्नी हारेगा तो हारा। सर वो तो गुजरात में भी लिख के आया था। अभी एग्जिट पोल पे इतना बढ़ के थोड़ा तो अभी रुकिए महाराज, अभी तो गुजरात में भी लिख के आए थे, वो हिमाचल में भी कह रहे थे। मैं ठीक है, आपको बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल में, इसलिए मैं चर्चा भी करूं। लेकिन चला अब दिल्ली में एमसीडी में तो बिल्कुल उल्टा है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रही होगी ऐसी? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली के नतीजे बहुत अच्छे से हमारे पक्ष में आएंगे। और देखिए मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी है, निश्चित तौर पे हर किसी को अधिकार है अपने राजनीतिक दल के बारे में बात करने का, लेकिन जरा कल्पना करिए, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो लिख कर आते हैं उसको करते हैं। हम लोग तो बच्चों की कसम खाते देखा था, अरविंद केजरीवाल साहब ने बच्चों की कसम खाई थी, राजनीति नहीं करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोठी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। अब स्थिति ये आ गई अरविंद केजरीवाल जी की कि जो भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात करते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, वो अरविंद केजरीवाल वहां तक आ गए कि सत्येंद्र जैन उनके मंत्री जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल काट रहे हैं, पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, करोड़ों के लाखों के वकील खर्च कर चुके हैं, महंगे महंगे वकील, लेकिन जमानत नहीं मिली। मुझे लगता है कि आप भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये पहला इतिहास में उदाहरण होगा भारत के कि जब कोई भ्रष्टाचार में मंत्री जेल के भीतर बंद है उसको भी बर्खास्त नहीं किया, उल्टे क्या किया, पूरी की जेल को उसके लिए मसाज पार्लर में तब्दील कर दिया। क्या कमजोरी है सत्येंद्र जैन के पास? वहां तो खबरें आ रही हैं कि सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से कि अगर मेरी मदद नहीं हुई तो मैं जुबान खोल दूंगा, मैं नाम ले लूंगा। आप ईमानदारी की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, आप कहते थे घोटाले नहीं करेंगे, हम घोटालों के खिलाफ जाएंगे। आपने शराब की नगरी के तौर पर पूरे दिल्ली को बदल दिया, आपने पूरे दिल्ली को मैखाने में तब्दील कर दिया और भ्रष्टाचार की इंतहा कहा कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपके हमारी बिरादरी से गए हैं मनीष सिसोदिया जी, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे नंबर 1 के एक्यूज्ड हैं, मुलजिम नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है, कहां पहुंचा दिया अरविंद केजरीवाल जी? और मैं मानता हूं कि इसमें मनीष सिसोदिया जी हो या सत्येंद्र जैन हो, दोषी वो असली नहीं है। असली दोषी तो वो व्यक्ति है जिसका नाम नहीं आता है, जो साइन दूसरों से करवाता है, बच्चों की कसम खाता है, सुरक्षा नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, घर के भीतर करोड़ों का स्विमिंग पूल बनवाते हैं, घर के भीतर करोड़ों के स्विमिंग पूल बनवाते हैं, कहते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती तो हम कानून व्यवस्था बहुत मुस्तैद कर देते। जब पुलिस मिली तो क्या किए? पंजाब के छोटे जवाब लेंगे। आपने देखा गणेश जी क्विक 10 सेकंड का बोल दीजिए आप, उसके बाद में फिर चैनिका जी के पास जाऊं। 10 सेकंड। हाँ आ रहा हूँ। छोटा सा काउंटर, हाँ छोटा सा बोलिए। हाँ देखिए नीरज जी, मैंने शलभ मणि जी को सुना, इन्होंने बोला जी ये हो गया, ये वीडियो आ गई जेल में। अरे अभी तो दिल्ली के लोगों ने ताजा मैंडेट दिए, आपकी फर्जी वीडियो, फर्जी स्टिंग, इन सारी फर्जी चीजों पर, आपके फर्जी कैंपेन पे दिल्ली के लोगों ने बहुत तगड़ा तमाचा लगाया। एमसीडी में आपको दिल्ली के लोगों ने इस तरीके से बाहर करा, इतनी कि आप आज वहां पे नंबर्स आपके डबल डिजिट से बाहर नहीं निकल पा रहे, और आम आदमी पार्टी को इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री दी है। दूसरा, आपने मनीष जी पे बोला, मनीष जी को आपने एफआईआर तो करवा दी उनके ऊपर झूठी सीबीआई से कह के, एक्यूज नंबर 1 भी बना दिया। लेकिन ये भी देश की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि जो एक्यूज नंबर 1 जिसको आपने एफआईआर में दिखाया, उसका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं था। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। आपकी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी, उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब नीरज जी जवाब देना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी सीबीआई वाला मामला, इस पर जवाब दीजिए। झूठा कैंपेन चलाया था। गणेश जी जवाब लीजिए ना, ये क्यों नाम नहीं है उसमें, रणनीति थी, इस पे पूछते। सारी की सारी एक्सपोज हुई है चुनाव में। जी साहब जी।
नीरज जी, आप तो पत्रकार है, चलिए मैं बोलूंगा तो मैं तो राजनीतिक दल से जुड़ा हूं, राजनीतिक दल का विधायक हूं। आप मुझे एक बात बताइए नीरज भाई कि क्या सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है? क्या इसको टेक्निकली आप सही मानेंगे? बिल्कुल। क्या सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है मनीष सिसोदिया को? और बस अब आप देखिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, मतलब ये कसम खा के आए थे बच्चों की, झूठ नहीं बोलेंगे आपके टीवी चैनल पे। मुझे बोलने दीजिए, देखिए टोकिए मत, टोकिए मत नीरज भाई, रोकिए इनको, टोकने नहीं नीरज भाई, रोकिए इनको रोकिए, इनको रोकिए, टोकिए मत। देखिए चिल्लाने से सच नहीं छुपेगा मेरे दोस्त। आप जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं वो महाभ्रष्टाचारी पार्टी है, देश जान गया। चुनाव में क्या होगा देखिए, अभी तो आप इतना कह रहे हैं ये जीत गया वो जीत गया, परिणाम नहीं आया है, लेकिन आप कितना झूठ बोल रहे हैं कि वो एक्यूज नंबर 1 है और चार्जशीट में, पहली चार्जशीट में नाम आ जाए ये जरूरी नहीं होता। चार्जशीट लगातार 3-4 चार्जशीट आती हैं, तमाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती हैं। आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? आपको लगता है आप देश को मूर्ख बना लेंगे? आप नीरज जी के साथ बैठे हैं और नीरज जी ने बताया कि एक्यूज नंबर 1 आज भी आप हैं। जी समय का थोड़ा जवाब से लेंगे। देखिए टेक्निकली कोई क्लीन चिट किसी को नहीं मिली, इसलिए उस एक्सट्रीम पे जाके ना बोले। लेकिन सुनिए ना चैनिका जी, मैं आपसे दिल्ली पे क्या सवाल पूछूं, बताइए कौन लड़ रहा था चुनाव दिल्ली में? देखिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही थी, निश्चित रूप से कांग्रेस की, हाँ पक्का कांग्रेस ही लड़ रही थी। और लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, इन दोनों भाइयों की जब मैं बहस सुन रही थी तो मैं देख रही थी कि झूठ बोलने का एक अजीब सा कंपटीशन जो है ना आजकल इस राजनीतिक दौर में आ गया है। आम आदमी पार्टी से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि दिल्ली में ये बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और गुजरात में भी दिल्ली मॉडल लेकर के गए थे। इनको पूछना चाहिए कि इन्होंने कहा था कि हम 20 नए कॉलेज खोलेंगे दिल्ली में, कितने नए कॉलेज खोले? फिर दूसरी चीज ये की आप चीज देखिए कि जो नए कॉलेज खोलना तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर 12 कॉलेज आते हैं जो 100% दिल्ली गवर्नमेंट से फंडेड कॉलेज हैं। चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो प्रीवियस में, कभी भी उन 12 कॉलेज के अंदर फंड की कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन पिछले 4 सालों से अब वो मुद्दे नहीं, आप से मैंने सवाल ये पूछा था कि दिल्ली में जो, देखिए चैनिका जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए आप। कांग्रेस की जो स्थिति है दिल्ली में, आप देखिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे कहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि चलो आप जोर शोर से लड़ेंगी। गुजरात में भी सीटें आपकी कम दिख रही है एग्जिट पोल में, दिल्ली में स्थिति एमसीडी में वही है, हिमाचल प्रदेश में वैसे। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप लोग रिलेक्टेंटली लड़ रहे थे। कार्तिकेय दिल्ली को बहुत भी ट्रैक करते हैं, कार्तिकेय दिल्ली में नतीजों पर क्या टिप्पणी है आपकी? जी दिल्ली हमारा गृह राज्य है तो उसको तो एक्स्ट्रा रुचि से हम फॉलो करते हैं। लेकिन नीरज जी, दिल्ली का जो रिजल्ट था उसके भीतर भी एक मैसेज है जो मैं हिमाचल में आपको बता रहा था कि अगर आप इसको डिकोड करेंगे, जो नंबर्स आए हैं एक्सिस माई इंडिया के, उसमें भी आप देखेंगे कि दिल्ली में भी जो अर्बन पुअर है उसने ओवरवेलमिंगली आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का बहुत बड़ा कारण इस बार कांग्रेस का कंप्लीट कोलैप्स होगा अगर ये रिजल्ट सही होते हैं तो। 2017 में एमसीडी का जब चुनाव हुआ था तो एक कारण कि बीजेपी आगे निकल गई थी वॉज की जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बट गया था और कांग्रेस ने एक्सपेक्टेशन के आगे जाके परफॉर्म करके 20-22% वो वोट लेकर आए थे। लेकिन इस बार वो वोट नीचे जाता हुआ दिख रहा है तकरीबन 10 परसेंटेज पॉइंट से, और वो सारे का सारा लगभग मेजॉरिटी ऑन मास आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बीजेपी अपना वोट होल्ड कर रही है लेकिन उसकी सीटें कम हो रही हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन है, जो अरिथमेटिक है सीट कन्वर्जन में, वो सारा आम आदमी पार्टी की तरफ फेवरेबल दिख रहा है। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि आम आदमी पार्टी का ट्रैक्शन जितना अर्बन पुअर में है उतना शायद अर्बन रिच में नहीं है, और ये आप कास्ट वाइज भी देखेंगे। और यही स्थिति हिमाचल में हो रही है। हिमाचल में उल्टा है। हिमाचल में क्या हो रहा है कि बीजेपी का जो ट्रैक्शन है वो पुअर में ज्यादा है क्योंकि वहां पे उनकी फ्रीबी ज्यादा अच्छी चल रही है। और जो कांग्रेस का वोटर आ रहा है, जो ये एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है जिसमें अगेन रीजनल जो आ रहा है, उसमें आप साफ देखेंगे कि जो यंग लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो फ्रीबीज पर इतना नहीं उनका डिपेंडेंस है, वहां से मेजर वोट कांग्रेस का आ रहा है। तो हिमाचल में कांग्रेस अपर एंड का वोट ले रही है और बीजेपी लोअर एंड का, और दिल्ली में उल्टा हो रहा है जहां पर आम आदमी पार्टी लोअर एंड का वोट ले रही है और बीजेपी अपर एंड का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे तो। बिल्कुल, ये ऐसे बहुत सारे दिलचस्प ट्रेंड्स और आंकड़े हम लोग डिस्कस करेंगे 8 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे और फाइनल हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद प्रीति और प्रशांत से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मुद्दे क्या चले, क्या जमीन पे आपको दिखा जिसकी वजह से इस तरीके के परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं। होगी
क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझने हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा पढ़ें। स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनावी दंगल में। और एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो जो अब तक का मोटा लबोलवाब आया वो आपकी स्क्रीन पे मैं सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके मोटे तौर पे क्या निकल के आ रहा है। एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बड़े बहुमत से बनने जा रही है। और ये साबित हो रहा दोबारा से कि गुजरात में मोदी मैजिक का कोई तोड़ नहीं है, मोदी मैजिक फिर से चल रहा है। और गुजरात से ये भी दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भारी नुकसान किया, क्योंकि उनकी सीटें बहुत तेजी से नीचे आती हुई दिख रही हैं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल्स में बढ़त है, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। 5 जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें से 4 बीजेपी पक्ष में, 1 कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन दिल्ली के नगरपालिका चुनाव यानी एमसीडी के चुनाव में आपको भारी बहुमत की उम्मीद दिख रही एग्जिट पोल्स में, तगड़े नंबर्स वहां से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये अब तक के जो हमारे पास 4 गुजरात के और 5 हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल्स हैं, उनके ये मोटे मोटे परिणाम आप कह सकते हैं। दोबारा से याद दिला दूं कि ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल हैं। नतीजे 8 दिसंबर को हमें पता चलेंगे। प्रीति और प्रशांत के पास चलते। प्रीति, ये जो बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने अभी की सबसे सुनी है, एक वो क्या खास चीज़ थी जो गुजरात में इस तरीके से करे? अभी हमने देखा भी कि मोदी मैजिक दोबारा से चलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी बातें करने के बावजूद लोग अंत में कहते नहीं जीतेगा तो मोदी ही। देखिए, एक बात है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल के जो दिख रहे हैं, हमें आंकड़े दिख रहे हैं, तो ये है कि बीजेपी इस बार जो है अपने ही जो आंकड़े हैं उसी को रिकॉर्ड करने जा रही है। इसके पहले हमने कभी नहीं देखा कि बीजेपी की जो सीटें हैं 130 क्रॉस करेगी, तो अपने ही आंकड़ों को वो क्रॉस करने जा रही है, यानी अपना ही एक रिकॉर्ड बना रही है। और दूसरा रिकॉर्ड जो बनने जाएगा वो है कि 7वीं बार एक बार सत्ता बनाना, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, एक इतिहास कहूंगी मैं। और एक बात देखने को मिली कि बीजेपी ने गुजरात में जितने भी चुनाव प्रचार हुए, चाहे अमित शाह ने किया और बाकी जैसे योगी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने खुद किया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, विकास विकास और विकास। इसी के ऊपर जो है उनका पूरा ध्यान केंद्रित था। वहीं अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, अपशब्द कहे, तो कहीं ना कहीं जो है गुजरात की जनता ने, लगता है ये आंकड़े देखकर कि खारिज किया है वो आरोपों को। ओके प्रशांत, वो एक फैक्टर जो इस तरीके के गुजरात के पोल्स को ड्राइव कर रहा था, अदर देन कि वो एक टेक्टिकल वोटिंग हो सकती है, आम ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई एक फैक्टर तो होगा ना जो इस बड़ी जीत के सरमौर रहेगा। सबसे अहम मुद्दा है लीडरशिप का फेस। गुजरात में कांग्रेस पिछले 3 दशक में एक कोई बड़ा फेस दे नहीं पाया है, और वो फेस वैक्यूम के हिसाब से कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये मतलब गिरावट आ रही है। बीजेपी ने पूरे इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा फेस बोलो, ब्रांड बोलो, जो भी है मोदी है। तो गुजरात में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इतनी बहुमत मिलती है तो 70-80% लोगों का एक्सेप्टेंस बीजेपी है। आप तीनों रिजल्ट निकाल लीजिए, 17 का, 22 का और 12 का भी। तो 22 का रिजल्ट अभी बाकी है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा उसमें वोट परसेंटेज का डिफरेंस 9%, 8% से ज्यादा नहीं होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मतलब इसको ब्रेक करना है तो आपको डिफरेंस 5 से 7% का ही रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि एक कम्युनिटेड वोट बैंक है कांग्रेस की और बीजेपी की। बाकी कुछ लोग जो सोचते हैं कि हमें वोट करना है, पार्टी को वोट करना है, फेस को वोट करना है, या अगर सरकार बनाएगा तो ये बंदा, ये आदमी क्या करेगा, तो बीजेपी में क्लियर है कि भाई हाँ, यहाँ मोदी का नेतृत्व है, तो मैं मोदी के नेतृत्व और उसकी विचारधारा को वोट करूं। और सामने अगर मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, विचारधारा पसंद नहीं है, उसकी वर्क स्टाइल पसंद नहीं है, तो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में फेस कौन है, तो वो फेस नहीं मिल रहा है। और पिछले 3 दशक में वो कांग्रेस फेस भी डेवलप नहीं कर पाई है। और हम तो काफी बार बोलते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस के कोई लीडर जो गुजरात से भी हो सकते हैं, वो ऐसा मतलब इससे भी नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने। अगर बनता तो देखिए, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन में कांग्रेस को 60 सीट मिली है। आज आपने सामने पोल भी है तो भी आप देखो
2-3 पोल है, उसमें एक आध पोल 55-60 तक की सीट दिखा रहा है। तो 55-60 सीट तो कोई भी वर्स्ट सिचुएशन में आती है। तो 55-60 से 92 पे पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 27 साल मिले हैं, तो 27 साल में आपने क्या एफर्ट दिया है, वो फेस के थ्रू क्या एफर्ट दिया है, मुद्दे के थ्रू क्या एफर्ट दिया है। और दूसरी लास्ट बात, आप देखिए इस पूरे इलेक्शन में मोदी और अमित शाह ने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था कि गुजरात की जनता ने 20 साल में कर्फ्यू नहीं दिखा है, दंगा नहीं देखा है, हिंदुत्व की बात कर दी है। तो ये उनके लिए ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, मतलब अमित शाह और मोदी के लिए यही मुद्दे हैं कि इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे ये लोग, और ये मुद्दे ज्यादातर मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसके तौर पे होता है। आप भी ऐसे रैंडम आज वोट करने आए उनको पूछ लो या किसी को, पर शांति और सलामती ये दो चीज के ऊपर लोगों ने फोकस किया है। तो एक पलड़े पे महंगाई रखो, बेरोजगारी रखो, किसानों के मुद्दे रख दो, ग्राउंड लेवल के मुद्दे रखो। सर हमारे गुजरात में रोड में गड्ढे या गड्ढे में रोड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हर एक मानसून में होता है कि रोड पे गड्ढे होता है, 1 इंच बारिश आ जाती है तो नी तक का पानी, घुटन तक का पानी भरा जाता है। तो ये मुद्दा है, पर ये सबके सामने एक बार आप हिंदुत्व का मुद्दा रख दो तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है और लोगों को यही एक्सेप्ट है। और इसीलिए हिंदुत्व और मोदी है तो ये दंगा फसाद नहीं होता है, कर्फ्यू नहीं होता है, इसके ऊपर जनता थोड़ा विश्वास रख लेती है और इसीलिए उनको ये प्रतिशत सीट मिल जाए। नहीं बिल्कुल प्रशांत, मैं जो आपने कहा ना शांति और सलामती, गाड़ी बाड़ी लाड़ी, ये भी एक नारा बहुत पहले चला था। अगर मान लीजिए मैं इसको एनालाइज कर दूं कि आप मान लीजिए 130 सीटें मिलती है, 135 सीटें मिलती हैं, उसमें से अगर आप 20 सीटें हटा दीजिए जो लोगों को लगता है टेक्निकल वोटिंग की वजह से इधर काटकूट से आ गई होंगी, तब भी अगर 100 प्लस 105 110 सीटें आती हैं तो ये मोदी मैजिक है कि एक व्यक्ति के ऊपर 25-27 साल से इतना भरोसा है कि लोग उससे हटना नहीं चाहते, इसलिए बार बार उसको रिपीटेडली वोट करते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी जहां पे होती है वहां पे पीस पहली कंडीशन होती है रहने की। कार्तिकेय, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए नीरज जी, ब्रांड मोदी रिस्पॉन्सिबल है इस विक्ट्री के लिए, इस बात से कोई मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल अग्रीड है ये बात। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उनको ब्रांड मोदी से डील करना है गुजरात में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो टिकट पे है ही नहीं ऐसा लग रहा है। सारे मुद्दे भी राष्ट्रीय स्तर के उठाए जा रहे हैं, सारी बातें भी मोदी जी के कार्यकाल की बताई जा रही हैं। तो आपको ब्रांड मोदी से कंपीट करना है, जिसके लिए आप नेशनल इलेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं 2 बार से। तो कांग्रेस की कोशिश थी कि इसको लोकलाइज कर दिया जाए, तो आप एक लोकल कैंपेन चलाएं जिसके वर्सेस आप ब्रांड मोदी को बोले कि देखिए वो तो है लेकिन आपके मुद्दे तो लोकल हैं, वो कैसे उसको डील करेंगे। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, उसको कैश इन करने के लिए आपके पास क्या वो एक क्रेडिबल मशीनरी है, क्रेडिबल फेस है? हमने देखा है कि बीजेपी ये कोशिश हर राज्य में कर रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हर राज्य में वो सफल नहीं होती है। आप दिल्ली में देखिए, जब वो केजरीवाल के सामने मोदी जी को पिट करते हैं तो केजरीवाल जी जीत जाते हैं। जब बंगाल में ममता बनर्जी के सामने मोदी जी को पिट करते हैं तो बीजेपी हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा देती है, लेकिन वो विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी का फेस अनबीटेबल है, लेकिन एक तो गुजरात उनका गृह राज्य है तो उस वजह से उनको एक एडिशनल बूस्ट मिलता है वहां पर। दूसरी बात कि वहां पर जो ऑपोजिशन कांग्रेस है उसका संगठन होने के बावजूद भी क्रेडिबिलिटी में कमी है। एक बहुत अहम मुद्दा जो आएगा, आपने कहा कि 20 सीटें टैक्टिकल की हटा दें, नीरज जी तकरीबन 15-20 सीटें तो डिफेक्शंस वाली भी होंगी, जहां पर पिछली बार 77 सीटें जो कांग्रेस की आई थी वहां से एमएलए तोड़ दिए गए हैं और वो बीजेपी में आ गए, तो वो संगठन भी चला जाता है साथ में। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन फॉर श्योर इसमें कि ब्रांड मोदी गुजरात वोट कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप एक सीएम के इलेक्शन में पीएम के फेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और सारे मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के आपको गिनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी भी समझ जग गई थी कि वोटर फटीग है, 27 साल कम नहीं होता, एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको नैरेटिव कहीं ना कहीं दूसरा बनाना पड़ेगा। और ये नंबर बताते हैं कि वो प्लस आम आदमी पार्टी की एंट्री प्लस कांग्रेस की विफलता से ये जो आंकड़ा है ये सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी आगे निकल जाएगी। मैं पहले से कह रहा हूं, नंबर 1 में कभी कोई डाउट नहीं था, डाउट था मार्जिन्स में, वोट शेयर में, और वहां ज्यादा अहम तस्वीर निकल के आएगी। ओके, एक क्विक कमेंट शलभ और चयनिका जी के। देखिए इसमें एक कार्तिकेय जी, मैं इसमें एक जोड़ता हूं आपके एनालिसिस में एक बात, जो व्यक्ति लगातार गुजरात में लंबे समय तक सीएम रहा हो और उसके बाद वहां से निकल के वो पीएम बना हो, तो जब वो दोबारा उस राज्य में चुनाव होते तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो मैं इस थ्योरी से बहुत सहमत नहीं होता हूं कि वो पीएम के फेस पे गुजरात का चुनाव लड़ा जाता है। मोदी जी एक बार भी गुजरात न जाए कैंपेन करने के लिए, तब भी वो रहेंगे, क्योंकि वो उसी
स्टेट के पीएम रह चुके हैं 15 साल, उसके बाद वो दिल्ली गए हैं, तो वो उस फेस को अलग करना इम्पॉसिबल है। किसी और स्टेट के लिए हो सकता है। एक सेकंड का रिस्पांस देंगे मुझे? एक सेकंड का रिस्पांस? हाँ, एक सेकंड लीजिए ना। मैं तो खुद ही बोला कि जब वो गृह राज्य से आएंगे तो उनको एक प्रीमियम मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि माइक्रो मैनेजमेंट जो आपके राज्य सरकार का करना है वो आपके मुख्यमंत्री ने करना है, वो आपके प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। तो लेकिन उस डिफरेंस को बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली एकदम हटा दिया है। वो जो आप बात बोल रहे हैं वो उसको कन्वे करने में सफल हो गए हैं कि देखिए मुख्यमंत्री कोई भी हो, जब आपका जब मुख्यमंत्री विद कैबिनेट रातों रात बदला जा सकता है दिल्ली से, तो आप समझ जाएंगे कि चाबी किसके हाथ में है। तो मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजी है और बीजेपी ने इसको अपनाया और वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर एक अच्छा सक्षम ऑपोजिशन होता तो शायद वो इस लूप होल को पकड़कर उसको भुना पाता। मेरा बस ये लिमिटेड पॉइंट। जी सलम जी, आपका कमेंट उसका चंद छोटे छोटे कमेंट दीजिएगा प्लीज। नहीं, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे अगर हमारे पास मोदी जी जैसा ब्रांड है, मोदी जी जैसा चेहरा है, मोदी जी जैसे लीडर हैं, तो हम क्यों ना उनका उपयोग करें। और ये अधिकार तो हर दल के पास है। कांग्रेस के पास अगर उनको लगता है कि नहीं, वो राहुल गांधी जी का नहीं उपयोग करना चाहते, राहुल गांधी जी को नहीं चुनाव मैदान में लाना चाहते, उनको लगता है कि राहुल जी को लेकर आएंगे तो नुकसान होगा, तो वो न करें। हमें लगता है कि नहीं, हमें कार्यकर्ता के तौर पर मोदी जी का अपने चुनाव में उपयोग करना चाहते हैं, तो हम क्यों न करें। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हमारे यहाँ साधारण से साधारण कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है। यह भी शायद एक बहुत बड़ा कारण है कि आज सिर्फ गुजरात की बात मत करिए, उत्तर प्रदेश की बात आप कर लीजिए, आप बिहार की बात कर लीजिए, आप उड़ीसा की बात कर लीजिए। कई बार आप देखिए उड़ीसा में जब चक्रवात आया था तो क्या प्रधानमंत्री जी वहां पर नहीं गए। राज्यों के भीतर छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं तो उस पर प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेते हैं, उन पर तत्काल अपनी जो भी कोशिश है, जो भी बेहतर करने का प्रयास वो करते हैं। इस वजह से वो लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी एक अलग महत्ता है, उनकी अपनी अलग एक लोकप्रियता है। और किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है कि उनके पास अगर कोई बहुत लोकप्रिय लीडर है तो वो निश्चित तौर पर उनका चुनाव मैदान में उपयोग करें। जी चंद्रिका जी, छोटा जवाब आपके सामने। ट्रस्ट और चेहरा एक मुश्किल पैदा कर रहा है। चंद्रिका जी अनम्यूट करिए प्लीज। आपकी सॉरी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। पहली बात तो ये कहना कि राहुल जी पे वहां पे प्रचार नहीं कर रहे, ये मैं पहले भी नकार चुकी हूँ, क्योंकि गुजरात चुनाव की शुरुआत ही राहुल गांधी जी ने अपने प्रचार के साथ की थी। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि वहां नेता नहीं आए, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि वहां मैं देख रही थी अशोक, जहां मैं थी वहां अशोक चौहान भी आए, वहां पे 2-3 बार आपके अशोक गहलोत आए, वहां पे केसी वेणुगोपाल आए, वहां पे और तमाम लीडर्स आए। ऐसा नहीं है कि लीडर्स नहीं आए और उन्होंने प्रचार नहीं किया। पवन खेरा भी आए, मुकुल वासनिक भी आए, बहुत सारे लोग आए, तमाम लोग आए जिन्होंने प्रचार किया। हमारे प्रचार में और भाजपा के प्रचार में जो अंतर था, वो अंतर ये था कि भाजपा वहां पे भावनात्मक बातें कर रही थी, भाजपा वहां एक चेहरे की राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, भाजपा वहां ध्रुवीकरण। जी चंद्रिका जी, समय की मजबूरी में आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। जबकि कांग्रेस ने लोकल मुद्दे पे माइक्रो मैनेजमेंट करके अपने प्रचार को करना जी नहीं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी है। और 8 तारीख के बाद फिर सारे दल जिसको जो भी मिला है उसका वो आत्ममंथन करेंगे, अपना एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग पार्टी वाइज भी इसका एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जो हमारे सामने एग्जिट पोल के परिणाम है सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे हैं। ये बदल भी सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। हो सकता है बीजेपी को 150 मिल जाए, हो सकता है कांग्रेस को 90 मिल जाए, आई डोंट नो। ये तो एग्जिट पोल्स हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पर किसी फाइनल कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और बड़े पैनल के साथ हम एनालाइज करेंगे एग्जिट पोल के। कुछ और एग्जिट पोल्स हम जोड़ेंगे उसमें, देखते रहिए। स्वागत है आपका चुनावी दंगल एग्जिट पोल के इस खास शो में, जिसमें आज हम हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। दोनों ही राज्यों के एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुके हैं। तमाम एजेंसीज ने जो किए हैं उससे मोटे तौर पे क्या समझ में आता है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन रिपीट कर रहा है या कौन पिछड़ रहा है, इन सब पे हम विश्लेषण करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्जिट पोल्स में क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आप नजर डालिए गुजरात के पोल्स पे। जो 3 एग्जिट पोल, प्रमुख एग्जिट पोल्स हमारे सामने हैं, उसमें इंडिया न्यूज जन की बात में 117 से 140 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस को 34 से 51, यानी पिछली बार के 77 से नंबर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 6 से 13 सीट हासिल कर सकती है गुजरात में। TV9 नेटवर्क के हिसाब से
125 से 130 सीट बीजेपी की आएंगी और 40 से 50 कांग्रेस की, 3 से 5 आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं। रिपब्लिक पी मार्क के मुताबिक 128 से 148 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 30 से 42 और आम आदमी पार्टी 2 से 10। तो कांग्रेस नीचे खिसक रही है, आम आदमी पार्टी ऊपर जा रही है। ऊपर का मतलब खाता खुल रही, वहां पे उसको सीट मिलती हुई देखने को मिल रही। तो इन 3 पोल से दिख रहा है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां पे हमारे पास 5 एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं, जिसमें इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया बीजेपी को 24 से 34 और कांग्रेस को 30 से 40 दे रही, आपको 0। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इंडिया न्यूज जन की बात के हिसाब से 32 से 40 बीजेपी को, 37 से 34 कांग्रेस को। रिपब्लिक पी मार्क 34 से 39 बीजेपी को, 28 से 33 कांग्रेस को। टाइम्स नाउ ईटीजी में 38 सीट बीजेपी को और 28 सीट कांग्रेस को। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य में 33 सीट बीजेपी और 33 सीट कांग्रेस बराबर किया है। यानी अगर आप इसमें देखें तो करीब 4-3 में बीजेपी को ज्यादा बढ़त है, 1 में कांग्रेस को और 1 में बिल्कुल नेक एंड नेक है, कोई भी किधर भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे है और हो सकता है कि उसका खाता भी ना खुले, केवल 1 पोल उसमें 1 सीट उसको दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन जो एग्जिट पोल्स को अगर आप निचोड़ देखें तो इसमें यह दिख रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 7वीं बार सरकार बनने जा रही है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि लगातार 27 साल आप सुनते थे, अब 7th टाइम रिपीट होने जा रही है और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि गुजरात में मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। और उसमें दूसरा फैक्टर जो कांग्रेस की को इतना भारी नुकसान हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी एंट्री की, वोट शेयर काटा और कांग्रेस को नुकसान है। लेकिन हिमाचल में बीजेपी को बढ़त है, कई पोल्स में दिख रहा है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से टक्कर मिल रही है। एक पोल में एक्सिस माई इंडिया में तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। दिल्ली के लोकल इलेक्शंस हुए थे एमसीडी के और उसमें आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत की उम्मीद दिख रही है, यानी वहां पे बीजेपी की जो 15 सालों की सत्ता है वो जाती हुई दिख रही है। तो 3 इलेक्शंस के एग्जिट पोल्स के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन महत्वपूर्ण है 2 बड़े राज्यों के बारे में बातचीत करने के लिए कि हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं उसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से घरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, न्यूज 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी भैया जी जो गुजरात में ही है, लंबा डेरा डाले हुए हैं, वो लग रहा है वहां सरकार बनवा के ही लौटेंगे। उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और नेटवर्क 18 की सीनियर एडिटर प्रीति सोमपुरा हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तुहिन, गुजरात में तो भारी बढ़त दिख रही है, लेकिन हिमाचल में मामला 50-50 जैसा दिख रहा है। नमस्ते नीरज जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। देखिए, गुजरात के लिए तो आपको एग्जिट पोल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुजरात में आज से 2 महीने पहले या उससे पहले से लोग हम कहते आए हैं कि ये जो है सबसे बड़ा प्रो इनकम्बेंसी वोट होगा और लगभग ये इसी दिशा में सारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम वहाँ 130 सीटें आएंगी, क्योंकि वहाँ जो है वो केवल 5 साल के ऊपर लोग वोट नहीं देते हैं। पिछले 27 साल में जो लोगों ने जीवन अपना बदलते हुए देखा है, वो केवड़िया जैसे क्षेत्र जहां कोई जाता नहीं था, वो आज जो है टूरिज्म का हब बना है। सबसे ज्यादा फुटप्रिंट जो है टूरिज्म के, वो उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी बदल गई है। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के तहत कच्छ के कुछ ऐसे इलाकों में पानी आए हैं जो अगर मेधा पटकर जैसे लोगों के ऊपर आप उनकी अगर बात सुने होते तो वो जगह जो है आज भी वहां वंचित होते वहां के लोग जल से। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। आज अगर आप देखते हैं कि वेदांत फॉक्सकॉन, आप जब दिन के वक्त डिस्कस करते हैं कि वेदांत फॉक्सकॉन ने एक बड़ा कारोबार जो है गुजरात में सेटअप करने का निर्णय लिया है, तो आपको समझना होगा कि इस जो प्रक्रिया है, ये जो सोच है, इसकी नींव जो है 2007 में रखी गई थी, जब रतन टाटा परेशान थे, जब उनको जगह नहीं दे रही थी ममता बनर्जी नैनो प्लांट के लिए बंगाल में, तो हफ्तों के अंदर जो क्लियरेंस मोदी जी ने दिया था, उसने एक नया वर्क कल्चर की स्थापना की थी गुजरात में। और यही कारण है कि आज उद्धव ठाकरे जैसे लोग जो हैं वो चिल्लाते रहे कि आपने महाराष्ट्र से गुजरात को व्यापार दे दिया, महाराष्ट्र को वंचित करके। लेकिन ये जो वर्क कल्चर है ये पिछले 20 सालों में स्थापित हुआ है। इसलिए गुजरात के लोग आज पिछले 1 साल में क्या हुआ या पिछले 2 साल में क्या हुआ उस पर वोट नहीं देते। जो उन्होंने अपनी जिंदगी बदलती देखी है पिछले 27 सालों में, उस पर वोट देते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, देखिए
हिमाचल का चुनाव बहुत हद तक आपको याद होगा पिछले इस वर्ष की शुरुआत में जो उत्तराखंड के चुनाव थे वहां भी यही कहा जा रहा था कि बहुत क्लोज इलेक्शन है, लेकिन अंततः क्या हुआ? लोगों को आज पता है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डिलीवरी मैकेनिज्म कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं, और ये वो अपने आसपास देख रहे हैं। हिमाचल में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान हिमाचल के कुछ ऐसे पिछड़े इलाके, ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर लोग आमतौर पे जाने में जिनको जहां 24 घंटे लगते हैं, वहां अब ड्रोन के जरिए जो है हमने वैक्सीनेशन दिलाया लोगों को। तो ये छोटी छोटी या जो बड़ी परिवर्तन हुई है पिछले कुछ सालों में, लोग उसकी वजह से डबल इंजन सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप 8 तारीख को देखेंगे कि हिमाचल में भी कम से कम हमें 40 सीटें आने वाली हैं। जी अच्छा, लगे हाथ दिल्ली एमसीडी भी बता दीजिए, वहां तो पलट रहा है। देखिए, दिल्ली एमसीडी में भी ये एक तरफा नहीं होगा जैसा कि कुछ एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। ये काफी क्लोज होने वाला है, क्योंकि जो केजरीवाल का जो उनके जो करप्शन का मॉडल एक्सपोज हुआ है, भले वो लिकर स्कैम हो, एजुकेशन स्कैम हो, या फिर एक एग्जिट पोल को आप कह रहे हैं कि आपके फेवर में जाएगा, दूसरा एग्जिट पोल उनके फेवर में नहीं जाएगा, वो भी हमारे फेवर में जाएगा, ये ऐसा थोड़ी चलेगा हमारा। थोड़ा सा बैलेंस तो करिए आप। मतलब गुजरात को तो दिख रहा है। एक और नंबर बता दूं मैं आपको, एक्सिस माई इंडिया गुजरात में 129 से 151 सीट बीजेपी को दे रही है, कांग्रेस को 16 से 30 और आम आदमी पार्टी को 9 से 21। तो भारी बढ़त आपको एक और पोल में मिल रही है। लेकिन अगर यहां पे आपको इतनी भारी बढ़त मिल रही तो आपको दिल्ली में नुकसान हो रहा है तगड़ा 15 साल बाद, ये भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल्स ही हैं, तो ये आपको दिल्ली के इलेक्शन को थोड़ा अलग रखना चाहिए, क्योंकि एमसीडी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन ठीक है एक साथ होता है, और हम हर इलेक्शन को अपना बेस्ट देते हैं, इसलिए हम हर इलेक्शन में वही जोर लगाते हैं। हाँ, इसीलिए तो आप इतनी ताकत से लड़ते हैं, इसलिए मैं अलग करके नहीं देखता हूँ, क्योंकि आप बहुत ताकत से सारे इलेक्शन लड़ते हैं। और ये इसकी मैं तारीफ करूंगा कि कोई भी इलेक्शन छोटा बड़ा नहीं होता, सबको उतनी मेहनत के साथ लड़ना चाहिए। लेकिन गणेश जी एक सेकंड रुकिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। सापरा जी भाई, आपका तो मतलब एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में आपको भारी नुकसान, हिमाचल प्रदेश में बहुत मुश्किल है, नीचे जा रहे हैं ज्यादातर एग्जिट पोल्स के मुताबिक, और दिल्ली में तो मतलब अब क्या पूछे, सवाल ही नहीं मेरे पास। बताइए क्या है ये? देखिए वाजपेयी जी, मैं आपको बताऊं कि आप खुद कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, ये रुझान है। हाँ। यानी ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट पोल जो है वो 8 तारीख को पता चलेगा, और हमारी पार्टी ने भी इंटरनल सर्वे करा है। हमारे इंटरनल सर्वे के हिसाब से ये जो नतीजे जो आपके एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, इससे विपरीत आ सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के समय में क्या हुआ था। तमाम सारे एग्जिट पोल वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनते हुए दिखा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बाद में आंकड़े बदली हुए काउंटिंग के दिन, और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। इसी तरह का नजारा कुछ आपको 8 तारीख को भी नजर आएगा, क्योंकि गुजरात के अंदर जिस तरह का कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस तरह से माइन्यूट लेवल पर जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने काम किया और जनता के लोकल मुद्दों को वहां पर झंझोरा, लोकल मुद्दों के बारे में बात की। आज यहां पर गुजरात के चुनाव के अंदर वोटिंग परसेंट गिरा है, यानी पहले फेज में मेरे ख्याल से 63% था, और आज के चुनाव के अंदर मैंने जो सुना है वो 60% के करीब है। वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है, ये कहीं ना कहीं उदासीनता है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में गुस्सा भी है कि जो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने उनके अपेक्षा के हिसाब से उन्होंने काम नहीं किए हैं। इस तरह की भावना है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम हुआ है। जहां तक आप हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में तो हम 40 पार करने वाले हैं, ये आज आप लिख के ले लीजिए। 8 तारीख को फिर मैं आपके सामने बैठूंगा। तो ये जो रुझान है, ये रुझान अपनी जगह पे है, मैं इनको पूरी तरह से खारिज भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन रुझान जो है वो बदल भी सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और आपने एक चीज और भी देखी होगी कि बीजेपी के नेता, वो गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता जो है, वो किस तरह से गुजरात के अंदर प्रचार कर रहे थे। यानी गुजरात के लोकल मुद्दों पर कोई प्रचार नहीं हो रहा था, वो प्रचार हो रहा था सद्दाम पर, या लव जिहाद पर, या हिंदू मुसलमान पाकिस्तान। तो आप लोग कर ही रहे थे ना लोकल मुद्दों पर। अमित शाह जी ने भी जो प्रचार किया, मेरी एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अमित शाह जी ने भी जो प्रचार किया, तो उन्होंने 2002 की बात कही
और उन्होंने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया कि 10 साल पहले जो सबक सिखाया था वो आज भी उससे सब लोग सीधे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, कर्फ्यू पर कर्फ्यू 10 साल से लगा हुआ है। तो ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं, जनता के मुद्दे छोड़ करके, मोरबी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा छोड़ करके, एजुकेशन का मुद्दा छोड़ करके, सवाल तो पूछने दीजिए सापरा जी। बनाने का सापरा जी, बीजेपी कुछ और मुद्दे उठा रही थी, आप कुछ और उठा रहे थे। अब हम लोग देखेंगे जनता को कौन से मुद्दे पसंद आते। एक तो ये अलग इशू। मुझे ये बताइए कि आपका जो इंटरनल सर्वे आपने जो कहा, उसमें तीनों जगह आपकी सरकार बन रही है क्या? देखिए, 2 राज्यों के अंदर निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है। गुजरात और हिमाचल में 110 पार करेंगे और हिमाचल में हम 40 पार करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। और एमसीडी दिल्ली में? एमसीडी दिल्ली के अंदर अभी हमारे चल रहा है सारा कैलकुलेशन, हमारे लोग बताएंगे, शायद 1-8 घंटे के अंदर सारी चीज आएगी, तब मैं आपको बता दूंगा। घनेंद्र जी, आप मुस्कुरा रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी में एग्जिट पोल आपको भारी बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन हिमाचल में सुपड़ा आपका साफ हो गया, आप गए थे लड़ने के लिए। गुजरात में आप कुछ कर नहीं पाए, वहां भी लिख के दे रहे थे आप लोग, बल्कि फायदा और पहुंचा दिया आपने सबको। देखिए नीरज जी, गुजरात के अंदर और हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूती से अपने लड़ाई लड़ी है, और अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, हमारे तमाम नेता लगातार हम कैंपेन करते रहे। हमने कोर इश्यूज पे बात करी। हमने बोला कि 75 साल हो गए गुजरात के अंदर, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 49 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजरात को सिर्फ लूटने का काम करा और कोई काम नहीं करा। आज गुजरात की हालत खराब है, गुजरात के स्कूलों की हालत खराब है। मनीष जी गए स्कूल, उन्होंने स्कूल दिखाए, स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए डेस्क तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है। इस तरीके से गुजरात के स्कूलों की व्यवस्था थी। गुजरात के अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, दवाई मिल जाए तो बेड नहीं मिलता। बहुत बुरे हालात थे गुजरात के स्कूलों अस्पतालों के। हमने अपना एक विजन लेके गुजरात के लोगों के सामने गए और हमने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस गुजरात में अगर लागू होता है तो निश्चित तौर पर गुजरात बदलेगा, गुजरात की परिस्थितियां बदलेगी। और गुजरात के लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत समर्थन, बहुत आशीर्वाद दिया। रात को 12-12 बजे, 11-11 बजे तक अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए, देखने के लिए, भगवंत मान को सुनने के लिए, देखने के लिए लाखों लोग आ रहे थे। और निश्चित तौर पर देखिए, अभी मैं आपके किसी भी एग्जिट पोल को मैं आपको नकार नहीं रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आपके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो दूसरे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर गुजरात का रिजल्ट जो है इससे बेटर आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, एग्जिट पोल में नहीं आती, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती है। कुछ हमने भी अपने सर्वे कराए, जैसे दिल्ली की लैंडस्लाइड विक्ट्री एमसीडी की आपके सामने है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत हिस्टोरिकल विक्ट्री के साथ एमसीडी हम जीतने जा रहे हैं। गुजरात भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। इंटरनल सर्वे में कितना मिल रहा है आपको गुजरात में? 7 और 8 तारीख के लिए आपको गणेश जी, इंटरनल सर्वे में गुजरात में कितनी सीट है आपकी? अब तो बता दीजिए, आप तो सर्वे आ ही रहे सब। देखिए मैं कह रहा हूँ, अरविंद जी ने कहा है कि गुजरात के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं, मतलब 100 के आसपास जो है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर। और हिमाचल में भी देखिए, हिमाचल हम चुनाव बहुत मजबूती से लड़े, लेकिन निश्चित तौर पर मैं गुजरात की आपको कह रहा हूँ, दिल्ली एमसीडी कह रहा हूँ, गुजरात में हम सरकार बना रहे हैं। दिल्ली एमसीडी के रुझान आपके सामने, दिल्ली एमसीडी में भी जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 170-80, हम एग्जिट पोल से बहुत आगे जा रहे हैं। 230 से ज्यादा वार्ड आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। हमने बार बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराया है। ये एमसीडी का चुनाव भी कोई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ रही थी। हर जगह, हर पोस्टर में, हर कैंपेन में नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगे, जेपी नड्डा घूमे। जी घनेंद्र जी रुकिए थोड़ा। 17 मुख्यमंत्री, तमाम फोर्स में भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी थी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करा। दिल्ली के लोगों ने फिर बता दिया कि दिल्ली के लोगों का विश्वास नहीं। अगर इस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हैं तो आप 8 तारीख को फिर आप ये भी कहिएगा कि गुजरात और हिमाचल की प्रदेश जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हरा दिया केजरीवाल को, ये बोलिएगा फिर आप, अगर उस लेवल के आप डिस्कशन कर रहे हैं। एनीवे, हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं प्रतीक त्रिवेदी भैया जी, ये हिमाचल भी घूमे, गुजरात भी घूमे, एग्जिट पोल सही बा जी? सच तो ये है कि चुनाव जो है वो मुद्दे, अगर अभी इसके बाद हम चुनाव पे बात करेंगे, यानी किसी और स्टेट में होंगे, तो मोर और लेस मुद्दे यही होंगे। मुद्दे
बदल रही है। मालूम है महंगाई है और बेरोजगारी का मुद्दा उठता है, महंगाई का मुद्दा होता है, स्थानीय मुद्दे उठते हैं। हिमाचल जो है उसकी टेरेन दूसरी है, वहाँ पे सरकारी सेवा में लोग हैं, निवृत्त लोग हैं सरकारी से, वहाँ का पैटर्न दूसरा है, ग्रासलैंड दूसरा है, लेकिन मुद्दे वहाँ भी हैं। और गुजरात में भी, जहाँ पे मैं इस समय मौजूद हूँ, मणिनगर विधानसभा सीट पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, और लगभग 1 महीना होने को आया गुजरात में। कच्छ से लेकर अहमदाबाद, साउथ गुजरात, वलसाड तक, बनासकांठा तक, उत्तर तक एक दौरा किया मैंने छोटा सा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव तो मुद्दों पे होते हैं, इस पर दो राय नहीं, लेकिन चुनाव प्रबंधन पर भी होते हैं। चुनाव प्रबंधन जो है वो गजब का था, और मैं इस मामले में नंबर बीजेपी को ज्यादा देना चाहता हूं कि चुनाव प्रबंधन में उनका कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं। उनको ये मालूम था कि पिछला, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं कि पिछले चुनाव में भी यही मौजूद था, 99 सीट आई बीजेपी की, 77 आई कांग्रेस की। सबक नंबर 1 उन्होंने वहीं से नोट कर लिया कि मुझे अगले 5 साल में क्या करना है। ये वही राज्य है जहां कैबिनेट बदल दी गई, ये वही राज्य है जहां पे विधायकों के टिकट काटे गए। आप कहेंगे कि ऐसा तो उन्होंने कई बार किया, कई जगह किया, लेकिन 182 वाली जगह विधानसभा में एक बड़ा आकार लगता है देखने में, और वहां काटे। विधायकों की नाराजगी थी, लेकिन प्रबंधन किया, और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उन्हें मालूम है कि उनके पास ट्रम्प कार्ड क्या है, और वो ट्रम्प कार्ड है मोदी जी। उसके बाद जो उन्होंने बनासकांठा, देखिए बनासकांठा वो 7 सीटें आती हैं और 3-3 बढ़ जाता है मामला, कभी 3-4 हो जाता है। मालूम है वो डिफिकल्ट टेरेन है और बीजेपी के लिए, उन्हें मालूम है कहाँ पे रोड शो करना है, किस तरह से निकालना है रोड शो। अहमदाबाद में जब वो रोड शो कर रहे हैं, सीटें ज्यादा हैं। सूरत में उन्हें मालूम है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की 1 सीट ऐसी है जहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के, सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आती हैं, सूरत से। तो दक्षिण गुजरात में पॉकेट में, जब आप सौराष्ट्र में पहुंचते हैं, काठियावाड़ में पहुंचते हैं, वहां पे आपको पॉकेट्स में कांग्रेस दिखती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस दिखती नहीं है। जब बिल्कुल, मैं कहता हूं जब बिल्कुल प्लेन हो जाए, कांग्रेस बिल्कुल अच्छा ना करे, तो कितनी सीटें गुजरात में, यानी अगर चुपचाप बैठी रहे, दिखाई ना दे कहीं, तो कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैंने लोगों से पूछा कि कितनी सीटें, बोले साहब कुछ ना करें तब भी तो 30 तो आनी चाहिए ना, 25-30 तो सीटें आएंगी ना। तो डिफिकल्ट है, लेकिन प्रबंधन के मामले में बीजेपी का कहां, कब, कैसे, ये चुनाव इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि उन्हें मालूम है कि डिफिकल्टीज हैं, उन्हें मालूम है कि पिछली बार क्या हुआ, सबक वहां से लिया, चुनाव की तैयारी वहीं से शुरू कर ली थी कि मुझे 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आगे क्या करना है। ठीक टिकट बांटने में समय में डिफिकल्टी आएंगी, लगभग 19 लोगों का आसपास के इलाकों में उन्हें विद्रोह स्थिति बनेगी और उसको टैकल करना है। तो निश्चित तौर से जैसा कह रहे हैं कि इसमें क्या ये भी आप जोड़ेंगे कि प्रबंधन तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा खासा नुकसान कर दिया कांग्रेस को। बिल्कुल किया, लेकिन देखिए अब वो नेशनल फ्रंट पे आने वाली पार्टी है, वो लड़ रही है वहां पे नेशनल फ्रंट के लिए, और वो सामने एक राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए है, उसकी प्रेजेंस है, वो दिल्ली में कायम है। बीजेपी में करंट था, सॉरी पंजाब में करंट था। इस बात को आम आदमी पार्टी ने कई जगह से, कई सोर्सेज से पता करते रही कि है या नहीं है, पार्टी में झोंके या ना झोंके। हिमाचल में गए वो, ऐसा नहीं था कि हिमाचल में, क्योंकि सरकारी सेवा में लोग हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, तो वहां गए, फिर वापस को पैर खींचे। उत्तराखंड में ये क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि कहां, किस जगह पे प्राण झोंके जा सकते हैं। पंजाब उन्हें मालूम था, पंजाब में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी लास्ट में। आखिर का हफ्ता देखिए, आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस पंजाब में कितनी तेजी से हुई, यहां पर रही, लेकिन यहाँ पॉकेट्स में थी। यहाँ बीजेपी को मालूम है उनका कैडर कहाँ पे है, और उनको कैडर पे कितना कॉन्सेंट्रेट करना, कितना फोकस करना है, और ये अपर हैंड जो कैडर का है वो बीजेपी के पास है यहाँ पर गुजरात में, और ये उनको एक जी बिल्कुल प्रतीक, कैडर है, प्रबंधन है, इश्यूज हैं, फेस है, ट्रस्ट है, ये सारी चीजें मिलके एक फॉर्मूला बनता है जिस पे चुनाव लड़ा जाता है, और इसको कौन बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, भविष्य में क्या होगा, इतिहास में क्या हुआ था, ये उस तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे मैन्यूअर कर पाते हैं, जो कि इस चुनाव के परिणाम। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि यही इसके परिणाम है। हर्षवर्धन जी और कार्तिकेय जी, हर्षवर्धन जी, क्या ये जो परिणाम है एग्जिट पोल के, इन्हीं को मान लिया जाए कि ऐसे ही परिणाम आएंगे, बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री गुजरात में, हिमाचल में फाइट के साथ, दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की विक्ट्री बड़ी,
ऐसे नतीजे आने की संभावना है? देखिए नीरज जी, अब तो कई सर्वे एजेंसीज के पोल्स आ चुके हैं, तो इसलिए उस पर यकीन न करने की कोई वजह नहीं है जब तक असली नतीजे ना आ जाएं। नहीं, आपका कोई इंटरनल सर्वे है क्या? 6 सितंबर को मैंने एक ट्वीट किया था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि 6 सितंबर को मैंने गुजरात के संदर्भ में एक ट्वीट किया था और मैं उसे दोहरा देता हूं। टिप्पणी मेरी आज भी जस की तस है। भारतीय जनता पार्टी 1985 के कांग्रेस के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। भाजपा का मत प्रतिशत 50 के पार जा सकता है। कांग्रेस 1985 में मिली जनता पार्टी की सीट संख्या पर सिमट सकती है और आम आदमी पार्टी शून्य ही रहेगी। हालांकि मैंने जो लिखा था उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने को बेहतर किया है जो पोल्स है, और मैं उन पे यकीन करूंगा जब तक अब नतीजे नहीं आ जाते। यहां 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जनता निगेटिव पॉलिटिक्स लगातार करने वाले लोगों को स्वीकार नहीं करती है। देश भर में कांग्रेस का पतन उसकी बहुत एक कहें कि प्रमाणिक तौर पर उसको दिखाता है। दूसरी, नकारे नेताओं को भी जनता स्वीकार नहीं करती। नकारा मतलब क्या? नकारा मतलब जो कुछ करना नहीं चाहता है, जो चाहता है कि जो सत्ता में है उसकी गलतियों से हमें सत्ता मिल जाएगी, उनको भी जनता स्वीकार नहीं करती। यहां अरविंद केजरीवाल को नंबर मिलते हैं। वो निगेटिव पॉलिटिक्स तो करते हैं लेकिन नकारे नेता की तरह नहीं बैठे रहते हैं। वो जाके सामने लड़ते हैं, मोदी को कहते हैं कि तुम ही तो हमारे असली दुश्मन हो। वो जनता के सामने कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने हम लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा गुजरात में अगर 10% से ज्यादा मत आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं जिस तरह की अभी स्थिति है, जो माहौल बना हुआ, और अगर एमसीडी में वो जीतते दिख रहे हैं तो वो इन्हीं दोनों चीजों को स्थापित कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपना कोर नहीं छोड़ती है। नरेंद्र मोदी को जब लगता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई, पहले जो चरण है उसमें कम थोड़ा प्रतिशत हो गया, तो अपनी ताकत वाली सीटों पर 5 घंटे का रोड शो कर देते हैं। और मुझे लगता है कि गुजरात की जनता मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। ये बहुत गलत बात है जब राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गुजरात में चुनाव मुद्दों पर नहीं होता। बिजली, सड़क, पानी जब देश के ज्यादातर राज्य जूझ रहे थे तो उस मुद्दे से बाहर निकल गए। बिजली, सड़क, पानी वहां समस्या ही नहीं रही, और उसको ठीक करने में नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। इसीलिए आज वो ब्रांड के तौर पर ऐसे दिखते हैं जो अनबीटेबल है, कोई उनके सामने खड़ा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये पोल्स उसी को फिर से स्थापित कर रहे हैं, उस तथ्य को, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही। आपने जो बिजली, सड़क, पानी ना, इसको अंग्रेजी में मैं बीएसपी कहता हूं, इसमें लो और जोड़ देता हूं, लॉ एंड ऑर्डर। ये 5 चीजें हो जाए तो काम बन जाता है। कार्तिकेय, ये जो परिणाम हम लोगों के सामने दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, और चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ऐसे ही नतीजे कुछ आने वाले हैं, तो क्या जो आप अमेरिका में बैठ के अपना नंबर फिट करते रहते हैं वो ऐसे ही दिख रहे थे आपको, या कुछ आपके अनुमान में, इस अनुमान में परिवर्तन है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो हम अमेरिका में नहीं हैं, तो वोट भी देकर आए हैं। वाह, दिल्ली में दिया ना? कहाँ दिया? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में वोट देकर आए। अरे वाह। वैसे दर्शकों को बता दूं, ज्यादातर समय दिल्ली में नहीं रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली में है जी। नहीं, मुझे लगता है कि 3 में से 2 चुनाव के रिजल्ट्स तकरीबन तय थे। गुजरात में बीजेपी का नंबर 1 आना और एमसीडी में आम आदमी पार्टी का नंबर 1 आना। हिमाचल में टफ चुनाव है और यहाँ पर एज अभी कहीं भी जा सकता है, ये तो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं। टफ स्टेट है, छोटा स्टेट है। वाजपेयी जी, लेकिन आपने बहुत सारी बातें करी, लेकिन एक बात पर जो हम कम फोकस करते हैं, रिसोर्सेज। अब बीजेपी के पास आज वो रिसोर्सेज भी हैं जिसकी वजह से वो इतना ब्लिट्जक्रीग कैंपेन कर सकते हैं। मैं इसमें कोई गलत सही मॉरल जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल कार्तिकेय, मैं आपके साथ हूं। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि प्रबंधन है, तो प्रबंधन है मतलब रिसोर्स उसमें आ गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, और बहुत बड़ा एडवांटेज है बीजेपी के पास, उसको वो ठीक से यूटिलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 में से 2 तो फॉरगॉन कंक्लूजन थे, और हिमाचल प्रदेश में अभी पता नहीं। लेकिन गुजरात पर अगर हम फोकस फिर से करें, गुजरात में हमेशा से स्टोरी जो होने वाली थी इस चुनाव की, वो विक्ट्री की नहीं, कौन जीतेगा, वो कैसे जीतेगा, और नंबर 2 और नंबर 3 में क्या लड़ाई रहेगी। अभी भी आप देखें, एग्जिट पोल्स कुछ खास क्लियरली बता नहीं पा रहे। अभी जो एग्जिट पोल्स आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी 0 से 5, 3 से 5, 10। लेकिन एक और एग्जिट पोल अभी जो चल रहा है इंडिया टुडे पर, उसमें बता रहे हैं आम आदमी पार्टी 9 से 21 सीटें। उसमें आम आदमी पार्टी को, जी ये आ गया एक्सेस माई इंडिया का, ये देखिए आप 9 से 21। और इस एग्जिट पोल में कांग्रेस 26% और आम आदमी पार्टी 20%। और इसी एग्जिट पोल में बीजेपी अपना वोट शेयर बरकरार रखे हुए है।
एक और एग्जिट पोल है। तो कुछ एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने केवल कांग्रेस का वोट काटा है, कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि मेजॉरिटी वोट आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से आया है, लेकिन कुछ छोटा मोटा वोट परसेंटेज उन्होंने बीजेपी का भी किया है, जिसकी वजह से एबीपी का जो आपका एग्जिट पोल है उसमें एक्चुअली इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को 46% वोट दिया जा रहा है, जो कि पिछली बार से 3% कम है। तो जैसा कि मैंने कहा कि गुजरात का जो खेल समझ में आएगा 8 तारीख को, वो ये होगा कि अगले 5-10 साल की राजनीति वहां कैसे होने वाली है, नंबर 2 नंबर 3 के चैलेंजर कौन होने वाला है, और ये जो मार्जिन हैं सीट शेयर के नीचे वोट शेयर की क्या स्थिति रहने वाली है, और कौन से इलाकों में आम आदमी पार्टी ने इनरोड्स बनाए हैं, और कौन से इलाकों में अगर वो आगे एक बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं गुजरात में, उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। प्रीति, आपने बहुत सारी चर्चा सुनी, घूम फिर के भी आई है और नंबर्स भी दिख रहा है, अभी कार्तिकेय ने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। तो गुजरात के अगर हम खासतौर पर बात करें तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जाने से कांग्रेस को भारी नुकसान हो। सापरा जी भी आएंगे, इस पर आपसे सवाल पूछेंगे। जो राइटिंग ऑन द वॉल था, लेकिन आप लोग देख रहे थे या हम लोगों से बता नहीं रहे थे, ये साफ दिख रहा है, हम नहीं कर रहे, ये आंकड़े बता रहे हैं कि उनको अगर एक्सिस माई इंडिया का ही पोल ले 9 से 21 सीटें वोट परसेंट बज रहा है और कांग्रेस 16 से 30, 77 से 30 पे आ रही है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि वहां गुजरात के इलेक्शन में क्या हुआ, और बीजेपी को अगर 151 सीटें या 130 सीटें मिलती तो मैं दोबारा उस चीज को डालूंगा कि आप उसमें से 25 सीटें हटा दीजिए जो इस कारण से मिली होंगी उनको, तब भी वो जीत रहे थे। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा था आपको भी इलेक्शन। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछला गुजरात का चुनाव देखा था उसमें राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी। वो हर मंदिर में जा रहे थे, सूरत में काफ़ी उन्होंने वास्ट लेवल पर कैंपेन किया था, लेकिन इस चुनाव में वो सिर्फ एक ही दिन आए और उन्होंने सिर्फ जो रैली आपने की थी बड़ौदा और राजकोट में की थी। अगर वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में सीधी टक्कर जो थी वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में थी, लेकिन इस चुनाव में एक नई पार्टी भी सामने आई, आम आदमी पार्टी। इन्होंने जो है पिछले 6 महीने में काफी मेहनत की। और अगर मैं कहूंगी कि अगर एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे जो आ रहा है, मीन जो एग्जिट पोल आया है, अगर उसमें बीजेपी 131 से 151 दिखा रहा है, अगर बीजेपी को 151 से ज्यादा सीटें मिलती है, यानी कि माधव सिंह सोलंकी का 1985 का जो रिकॉर्ड था 149 सीट का, वो रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ सकती है। ऐसा एग्जिट पोल में आया है। ऐसा वैसे एक्सिस माई इंडिया के ऐसे नतीजे जब दिखते हैं एग्जिट में तो ये हो जाता है। हर्षवर्धन कह रहे हैं कि 25 का रिकॉर्ड 85 का रिकॉर्ड टूट सकता है। यानी एक अंडर करंट जो है इस बार देखने को मिला है। जो फाइट जिस तरीके की कांग्रेस को देनी चाहिए थी वो दे नहीं पाए। और एक जो सबसे बड़ी बात रही, कांग्रेस के पास जो है वहां राज्य लेवल, स्टेट लेवल पे कोई चेहरा दिखा नहीं इस बार, और इसी का फायदा जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिला है। एक जो जिस तरीके के जो अभी रुझान दिख रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ कांग्रेस के वोट खाए हैं बल्कि बीजेपी के भी कुछ वोट्स मिले हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोहली और पाटीदार के जो वोट्स जो है वो इसके लगता है कि वो बीजेपी को पूरी तरीके से गए हैं। हालांकि अभी तक डिस्ट्रिक्ट वाइज और रीजन वाइज हमारे पास वो रुझान नहीं आए हैं, वो दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो है कि दक्षिण गुजरात में, साबरकांठा में और बनासकांठा में जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है अपना खाता खोलने जा रही है। ओके, तो ये नतीजे निकले। तुहिन, दोबारा आपके पास आता हूँ। ये जो नतीजे दिख रहे हैं इसमें डेफिनेटली बीजेपी की मेहनत या तमाम मुद्दे, विकास, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन इसमें टैक्टिकल वोटिंग का बड़ा हाथ है। जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं 130, 151 या उससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे आम आदमी पार्टी के पंजाब में बहुत आगे नंबर निकल गए थे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास, लेकिन इसमें टैक्टिकल वोटिंग का बड़ा हाथ है। तुहिन, देखिए, दो बातें जो है ना वो एक मीडिया हमेशा से यूज करती है। एक तो आम आदमी पार्टी को आप लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। दिल्ली और पंजाब के बाहर आम आदमी पार्टी मात्र एक जमानत जब्त पार्टी है। वो गोवा में जाती है तो 2017 में देखिए, 2022 में देखिए 90 से ऊपर सीटों में आम आदमी पार्टी अपना डिपॉजिट खोती है, और वही जो है गुजरात में भी होने वाला है। जितना ओवर एस्टिमेट जो है मीडिया करती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाहर कुछ है नहीं। दूसरी बात पाटीदार आंदोलन के बारे में कि पाटीदार नाखुश है, ये भी एक कांस्टेंट नैरेटिव जो है 2007 से
जो है हर इलेक्शन के पहले पेडल किया जाता है, लेकिन वहीं हर इलेक्शन में बड़ी मात्रा में पाटीदार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी करते हैं। 2017 का इलेक्शन शायद एकमात्र एक अपवाद रहा होगा जहां की हमें कम सीटें मिली थी, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब कोई इलेक्शन में कम सीटें मिलती है तो कितना और जागरूक होकर, कितना और दृढ़ संकल्प होकर हम काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा काम तो है ही, 2024 की भी ये नींव रखने वाली है, क्योंकि अब जहां पहले एंटी इनकम्बेंसी की बातें होती थी, अब जो गुजरात का ये रिजल्ट होगा और इसके बाद के बहुत सारे जो चुनाव होने वाले हैं वहां प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो हैं भले ही कांग्रेस में एक कॉस्मेटिक चेंज करके एक नया अध्यक्ष चुन लिया हो, लोगों का विश्वास कांग्रेस में पूरी तरह से उठ गया है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब के बाहर कोई सीरियसली नहीं लेता है। ओके, शरण सिंह जी, आपको क्या ऐसे कर आपको इतना नुकसान क्यों दिख रहा है अगर इसी एग्जिट पोल को हम लेके चलें तो? देखिए, अगर इसी एग्जिट पोल को लेकर के हम चले हैं तो एक प्रमुख कारण जो मुझे नजर आता है, आपने भी वही बात कही कि आम आदमी पार्टी ये कांग्रेस का बड़ा नुकसान करेगी। और ये हमने पहले भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, हमने गोवा में भी देखा। गोवा में उनको मेरे ख्याल से 6% वोट मिली थी और उत्तराखंड में 3.3% मिली थी। उत्तराखंड में एक भी सीट नहीं जीते, गोवा में शायद 2 सीटें ये जीते थे। तो उसी तरह का जो है वो गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वोट काटेगी और उसका फायदा जो आपको नजर आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी हुई नजर आ रही, यानी भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट इतना बढ़ेगा नहीं, लेकिन नंबर ऑफ सीट बढ़ सकता है। वो इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट जो है वो बहुत जगह में काटा होगा। तो इसीलिए हम कहते थे कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को सहायता करने वाली टीम है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का इन्होंने पुरजोर उपयोग किया है। सत्ता बल का पुरजोर उपयोग का उदाहरण अगर मैं दूं तो आज ही जब चुनाव चल रहा था तब प्रधानमंत्री ने एक मिनी रोड शो वहां पर किया है। उसी तरह से 1 तारीख को जब चुनाव फर्स्ट फेज का चल रहा था तो उस दिन प्रधानमंत्री जी के मेरे ख्याल से 50-55 किलोमीटर का वो रोड शो चला था। मतलब कांग्रेस पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन भी ली थी 1 तारीख को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह से बच्ची का वापर हुआ था बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट में, बीजेपी के प्रचार तंत्र में, उसकी कंप्लेन करी, उसका आज तक कोई उत्तर इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है जी। और जिस तरह से मैं बाहुबल की बात कर रहा हूं, हमारे एक आदिवासी एमएलए को किस तरह से उसने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मुझे मेरे प्रतिद्वंदी से खतरा है, मुझे जान से मार दिया जाएगा, और फिर वो किडनैप हो जाता है। किडनैप होने के बाद में वो रात भर कहीं भाग के जंगल में रहता है और अगले दिन आज के दिन वो मिला है तो उसके शरीर पर निशान भी है मार काट के। तो ये जो सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका उनको फायदा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी मैं आना बी टीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी आपको पता ही है, सारी अखबारों में आ रहा है। गणेश जी से पूछ लेते हैं। गणेश जी, आप बी टीम के तौर पे काम कर रहे थे यहाँ पे, दिल्ली में कौन था आपकी बी टीम? वो 92 सापरा जी का ऐसा आरोप है वो बीजेपी के पास में। नीरज जी, नीरज जी देखिए होता क्या है कि पिछले 2 साल में कांग्रेस के 325 से ज्यादा विधायक पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कांग्रेस के विधायक बनाते हैं। 2 साल में 325 लोग बिक गए इनके। एक पार्टी बिकने वाली पार्टी, एक पार्टी खरीदने वाली पार्टी। बिकते इनके एमएलए जाके बीजेपी की सरकारें बनवाते हैं। बी टीम हमें बताते हैं अरे आपका और जो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का गठजोड़ है वो लोगों ने देखा है। गुजरात में भी ये हुआ, दिल्ली में भी ये लोग कर रहे हैं। अब क्या है कि देश के लोगों को ये समझ में आ गया, गुजरात के लोगों को समझ में आ गया, हिमाचल का लोगों को समझ में आ गया, गोवा का उदाहरण दिया है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी की सरकार बनाना, इसलिए लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी है। दिल्ली में जैसे इनकी विधानसभा में सीटें 0 है, वैसे देश में, पूरे देश में इनकी क्रेडिबिलिटी 0 हो गई। ये बिकने वाली पार्टी है। इनके विधायक बिक जाते हैं, कसम खा के आते हैं गिरजाघर में, कसम खा के आते हैं मंदिर में, भगवान की कसम खा के आते हैं, फिर भी बिक जाते हैं, फिर भी पैसे लेके भारतीय जनता पार्टी के हाथों बिक जाते हैं। अंदर क्या कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
ये एक ही सिक्के के दो पहले, दोनों करप्शन की जननी है, दोनों करप्ट पार्टी, इनके लोग करप्ट है। पहले चुनाव से पहले भी करप्शन करते हैं, चुनाव जीतने के बाद भी करप्शन करते हैं, पैसे लेके इनके विधायक बिक जाते हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाते। और काम मध्य प्रदेश में इनको जनादेश मिला था, यही सारी बातें तो आपने उत्तराखंड में भी करी, गोवा में भी करी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप भाग गए, मैदान छोड़ करके आप भाग गए वहां से। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश से भागी, ये तो बता दो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्रेडिबिलिटी आपकी जीरो हो गई है। आप लोग करप्ट लोग हो, आपके लोग करप्ट है। मंदिर गिरजाघर में जाके कसम खाते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 13 एमएलए दिए थे आपको, गोवा ने 13 एमएलए दिए थे। आज बुलाने से अभी कोई वोट ऐड नहीं होने वाली है, जो है वो है। सारे मध्य प्रदेश के भाग गए, पूरे देश में आपके एमएलए बिक रहे हैं। गुजरात में भी आपको पिछली बार 77 एमएलए दिए थे, 77, आज आपके पास 62 खड़े हैं, 17 गुजरात के भी भाग्य। अरे कुछ तो आत्मचिंतन करो। ये भारतीय जनता पार्टी। घनेन्द्र जी रुक जाइए भाई, एक छोटा सा ब्रेक लो। आप लोग तो प्री इलेक्शन वाली डिबेट करने लगे, ये तो चुनाव से पहले वाली चर्चा है। अब तो चुनाव हो चुके हैं, अब तो एग्जिट पोल पे हम लोग खड़े हुए। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के तुरंत आते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे जी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का सॉल्व जब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ मैं। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो ली इनकेशमेंट हो रही है, जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझन हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस चुनावी दंगल में, जहां हम एग्जिट पोल की चर्चा कर रहे हैं, हिमाचल और गुजरात की, साथ ही दिल्ली एमसीडी के भी एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है, चूंकि साथ में हुआ है और बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें हुई। लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट डेटा जिस पे बातचीत करनी चाहिए अपने एनालिस्टों के साथ, हर्षवर्धन और कार्तिकेय आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक राय प्रतीक जी के पास। प्रतीक जी, सेकेंड फेज में 60% के आसपास मतदान हुआ है अब तक। लेटेस्ट आंकड़ा ये कहता है, पिछली बार यहाँ पे 69% हुआ था, 9% का आंकड़ा कम है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछली बार से इस बार लगभग 11 से 12% वोट कम हुआ है। आप तो बहुत घूमे, लोग इतने चाट पकौड़ी खाने, फाफड़ा खाने बिजी थे क्या? वोट क्यों नहीं डाला? चुनाव में प्रतिशत फीसदी का कम होना ये एक चिंताजनक बात है। इसमें दोनों तरफ से बात हो सकती है, इधर की भी बात हो सकती है, उधर नहीं। मेरी इसमें एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते सख्त ऐतराज है कि जो लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। वोट डालिए, आप जिसको मर्जी उसको डालिए, लेकिन वोट डालिए। वोट न डालना कौन सा आपका ऑप्शन है? बिल्कुल, मैं आपकी बात 100% मैं आपसे सहमत हूं और ये नाराजगी वाली बात है और आपके इलेक्शन कमीशन बार बार कोशिश करता है। लेकिन वो मैं एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको आगे के एनालिसिस में वो काम आएगी। जब मैं पिछली बार चुनाव यहाँ आया था तो पाटीदार आंदोलन या एक असंतोष था, या किसी पॉकेट में भी रहा हो, शब्द ना भी इस्तेमाल करें आप, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो भी कोई वो गुरेज नहीं होना चाहिए। एक चीजें नजर आ रही थी कि भाई असंतोष है या
इस बार तो बस खत्म ही कर देना है, तो कहीं ना कहीं था और लोगों के अंदर एक वोट डालने को लेकर एक सजगता नजर आ रही थी। इस बार जब मैं घूम रहा था तो लोगों ने कहा भाई चुनाव में तो वही होना है, बार बार पूछा माइक लगाओ, वो वही होना है जो पिछली बार हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो कैपिटलाइज किया पिछली बार और वो जो 77 दिखे, वो संतोष का उसको उनको लाभ मिला। और वहां पे चाहे कैंडिडेट को उतारने में लेकर रहा हो, चाहे वो लास्ट मोमेंट में बीजेपी ने अपने पूरा प्रबंधन और चुनाव के जो कैडर है, मोबिलाइजेशन है, चुनाव पे इश्यूज को लेके जाना और बदलाव लाना, तमाम सारी चीजों को उन्होंने किया। लेकिन इस बार जब मैं जा रहा तो चाहे मैं कच्छ तक चला गया और चाहे मैं उत्तर गुजरात साबरकांठा और बनासकांठा तक चला गया, लोगों ने कहा नहीं होना वही है जो पिछली बार हुआ था। लेकिन जब मैं हिमाचल में घूम रहा था, जिसकी चर्चा हम अभी कम कर रहे हैं और वो बड़ा रोचक 8 तारीख को देखने को मिलेगा, वहां पे तो लोग खुल के बात करते हैं, क्योंकि वहां पे तो कहते हैं इस बार नारा ही ये था कि रिवाज बदलेंगे। बीजेपी का नारा था कि रिवाज बदलेंगे, कि भाई जो हर 5 साल में रोटी, जिसको हरियाणा में कहते हैं रोटी बदल दी जाती है, पलट दी जाती है वरना जल जाती है। हिमाचल में भी वही है, उत्तराखंड में भी वही है। लेकिन इस बार वहां पे फाइट बड़ी मजबूत सी दिखी। अब क्योंकि जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद वहां भी वही कि उन्होंने मोदी जी के रोड शो और मोदी जी की रैलीज हुई, तो उसमें एक कोई तब्दीली मिले या दिख जाए, या एक छोटा सा अंतर दिख जाए या फासला दिख जाए, वो अलग बात है। लेकिन इस बार गुजरात में जिसका आपने सवाल पूछा था मुझसे, वो यही था कि लोगों में कहा कि भाई वही है जो पिछला है, वो वही है। तो अब ये कोई इस पे एनालिसिस होनी चाहिए कि भाई जब लगता है आपको कि वही है तो आप वोट देने नहीं गए या वोट डालने नहीं गए या क्यों नहीं गए, ये एक जरूर विचारणीय सवाल है। लोगों ने कहा कि भाई जो पहले था वो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। तो मार्जिन क्या होगा जीत हार का, 9% जो है आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हार जीत का फासला कितना होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट होगा। हर्षवर्धन आपके पास ही आ रहा हूं मैं, क्योंकि मतदान पहले फेज में भी जो है 67 के सामने 63 आया था और इस बार तो और ज्यादा गिरा हुआ, और अहमदाबाद में खास तौर पे अर्बन इलाकों में। लेकिन अब एक जनरल परसेप्शन लोग कहते हैं कि अगर वोट गिर रहा है तो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको बम्पर फायदा हो जाता है, वो नंबर्स में भी दिख रहा है। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हो? और मैं अपनी नाराजगी लगातार दर्शकों से जाहिर करता रहूंगा जो लोग गुजरात के जो वोट डालने नहीं गए। नहीं, निश्चित तौर पर नीरज जी, कोई भी अगर उसका मत का अधिकार है और वो उसका उपयोग नहीं करता है तो दरअसल एक तरह से वो नैतिक अधिकार खो देता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें सिटीजन राइट्स दिए हैं, हम लोगों को सब अधिकार है, सबको एक बराबर अधिकार है, देश सबको एक बराबर देखता है, लेकिन आप खुद को शायद उनसे नीचे कर लेते हैं जो लोग मत डालते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सुने तो शायद किसी को पीड़ा हो, बुरा लगे वो वोट डाल के आए। लेकिन जब हम गुजरात के संदर्भ में ये बात कह रहे हैं तो थोड़ा सा उसको ठीक से देखना समझना पड़ेगा। एक तो ये कि मत प्रतिशत घटा, मतदाता बढ़े, तो क्या जो बढ़े मतदाता हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक आम आदमी पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित करके बूथ तक ले आई। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के बहुत पक्के वाले मतदाता हैं, क्योंकि जितनी ताकत भाजपा के पास है ठीक 10% का अंतर है। और मैं तो रिकॉर्ड के तौर पर बताता हूं कि अगर 1995 से लेकर 2017 तक का चुनाव देखे तो सीटों का फासला कुछ भी हो, लेकिन दोनों के बीच में जो मत प्रतिशत रहता है वो 10% रहता है। पिछली बार वो 8.5% हो गया, यानी 2.5% कांग्रेस ने गेन कर लिया इतनी ताकत लगा के। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी जैसे हताश हुई, वैसे ही इनका डेडिकेटेड वर्कर हताश हुआ। जो एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये राजनीति हम नहीं चलने देंगे, जो वो सोच रहा था वो सो गया। यानी नेतृत्व तो कांग्रेस का सोया ही है, वो तो तपस्या के मोड में है। राहुल जी कह ही रहे हैं कि मैं संत हूं, तपस्वी हूं। पहले तो प्रवक्ता बोलते थे कांग्रेस के, विश्लेषक बोलते थे, अब राहुल जी खुद बोल रहे हैं कि मैं तो तपस्या पे निकला हूं। तो मुझे लगता है कि जो उनका वर्कर है, जो कैडर है, जिसने अपने आप को तय कर लिया कि चलो ठीक है भाई, हम कांग्रेसी थे लेकिन अब हम आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे क्योंकि भाजपा को तो हराना है, वो तो चला गया वोट देने। लेकिन जिसको लगा कि नहीं हम आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, ये पार्टी ठीक नहीं है,
भाजपा को हराने के लिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। और गुजरात में ये सेंटिमेंट है, बहुत जबरदस्त है कि ठीक है भाजपा को हराने के लिए हम कांग्रेस के साथ जाएंगे लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। वो वाला वोटर घर बैठ गया है, क्योंकि इतना जबरदस्त, इतनी तेजी गिरावट, इतना जबरदस्त लोग घर में बैठ जाएं। अगर वही गुजराती 70% तक चला गया था तो 60% पे आ जाए, ये हजम नहीं होता। इसकी मूल वजह मुझे यही लगती है और यही आंकड़ों में भी दिख रहा है, जो सीटों में भाजपा को जबरदस्त बढ़त दिख रही है। 68 से 57 अहमदाबाद में करके क्या इसको आप एनालाइज करेंगे और फिर इसको मद्देनजर रखते हुए क्या मुद्दा चला? नीरज जी, इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी का टर्नआउट से कोई खास रिश्ता नहीं है, वो हम नहीं उसको ना उस एरिया में ना जाए तो बेहतर है। लो टर्नआउट में एंटी इनकम्बेंसी वोट भी आ जाता है और इनकम्बेंसी वोट भी आ जाता है, तो वो दोनों तरफ चल सकती है बात। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि हताश है वोटर। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, कुछ तो बताए भी गए, तो मैं एक आध रिपीट भी कर देता हूं कि देखिए, एक तो जनरल पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है मोटा मोटी, खासकर कि जो बड़ी मार्जिन की सीटें अहमदाबाद जैसी, वहां तो बीजेपी ऐसे मार्जिन से जीतती है कि अगर 10-20 हजार वोटर ना भी है तो कोई बात नहीं। वो जैसे घाटलोडिया सीट अगर आप ले लें जहां मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, 1,10,000 के ऊपर के मार्जिन से वो जीते थे वो पिछली बार सीट। तो पहली बात तो एक जनरल जब पता है कि क्या होने वाला है, जब कोई कॉन्टेस्ट कीन नहीं दिख रहा है, तो आपको लगता है कि क्या जरूरत है वोट करने की। हर्षवर्धन जी ने कहा कि कांग्रेस का वोटर हताश होकर घर बैठ गया होगा। सेम लॉजिक बीजेपी के लिए भी अप्लाई हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी जो इंटरनल एक जो अंतर कलह थी तकरीबन 20 से 25 सीटों पर, जहां उनके अपने वर्कर उनसे नाराज थे नए कैंडिडेट्स वगैरह की वजह से, तो वो भी हो सकता है कि उनके वोटर ना आए हो। तो ये हर तरीके से देखा जाए तो हो सकता है। लेकिन एक अहम बात मुझे लगा था कि आम आदमी पार्टी जहां पे अच्छे से लड़ रही है वहां पर कम से कम टर्नआउट में गिरावट नहीं आई, कि जो अगर कांग्रेस बीजेपी का वोटर नहीं आया वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। मैं आपको 2 डेटा पॉइंट देता हूं। तो ये थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है। जहां से अल्पेश कथीरिया लड़ रहे हैं, जो वराछा रोड की सीट है सूरत की, जहां पे आम आदमी पार्टी का अच्छा करने का चांस है, वहां पर परसेंटेज में ड्रॉप आया है टर्नआउट के 6%। लेकिन जहां से गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, फिर से सूरत जिले से, वहां पे टर्नआउट लगभग सेम रहा है। तो आम आदमी पार्टी में भी काफी जहां पे स्ट्रांग एक फाइट दिख रही है, वहां पर भी इस टर्न में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल एक जो अग्रीड था कि क्या होने वाला है, बड़े मार्जिन की सीटें, और कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का वोटर का हताश होना फॉर देयर डिफरेंट रीजंस, इसकी वजह से ये कम है। और दुख की बात है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि दुख की बजाय नोटा पर ही बटन दबा दीजिए, पर जाइए वोट करिए। 20% और 20% इस तरीके के नंबर गुजरात के एग्जिट पोल्स के दिख रहे हैं। एक्सिस माइंड की तुहिन एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन मैं एक सवाल में कार्तिक आपसे दोबारा लेना चाहता हूँ। 46, 26, 20 इतना अंतर दिख रहा है, मुझे लगता है 150 से बहुत ऊपर जानी चाहिए फिर सीट। अगर इतना डिफरेंस दिख रहा है कि एक आदमी 46% वोट ले रहा है, नंबर 2 वाला 26% पे, तो उसका कारण नीरज जी साफ है कि ये जो आम आदमी पार्टी का वोट आएगा वो 2 एरिया से आएगा, साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र। नॉर्थ गुजरात एंड सेंट्रल गुजरात में अभी भी जो कॉन्टेस्ट है वो तकरीबन बायपोलर है। वहां पर आम आदमी पार्टी का जो रेंज रहेगा वो 10% प्लस माइनस आप ले लीजिए। तो इस वजह से वहां पर कांग्रेस, वहां पर जो डैमेज है वो शायद कम हो रहा है, लेकिन सौराष्ट्र और साउथ गुजरात में सीटों में ज्यादा डैमेज हो रहा है। इस वजह से शायद ये आंकड़ा यहाँ पे हो सकता है कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं उतना ऊंचा नहीं जा रहा है। बट अगर ये और स्प्रेड आउट होता इवनली तो हो सकता है कि ये थोड़ा डिफरेंट होता। नहीं, बिल्कुल सही। जो कार्तिकेय मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूं दर्शकों के लिए कि ये हो सकता है किसी एक इलाके में कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि वोट परसेंट में डिफरेंस तो 1 ही परसेंट का है, लेकिन सीट में भारी अंतर हो जाता है, क्योंकि जब आप वोट परसेंट लेते हो तो पूरे राज्य का एक कंसंट्रेशन आपको दिखता है। तो किसी इलाके मान लीजिए कहीं 1 लाख वोट से कोई जीता तो वो नंबर तो काउंट हो जाएंगे ना, इसलिए ये इतना बड़ा डिफरेंस है। तुहिन जी, किसी के पक्ष के मतदाता निकले हो नहीं निकले, लेकिन ये एक चिंता की बात अब होनी चाहिए राजनीतिक दलों के लिए कि मतदाता या तो इस कॉन्फिडेंस में कि हमें क्या जरूरत, तुहिन जी तो जीत ही रहे हैं, क्यों निकलूं मैं घर से, क्यों 9% वोट गिर जाना एक जगह पे बड़ा आश्चर्य ट्रेडिशनली जी। देखिए नीरज जी, ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो जब परिवर्तन होते हैं उससे पूर्व जो है मतदान सबसे अधिक होते हैं, और जब कंटिन्यूटी और निरंतरता, लोगों को पता है कि कंटिन्यूटी ही आगे हमें चाहिए, तो
लगभग जो है वो एक वोटिंग में गिरावट होती है। इसके दोनों कारण हो सकते हैं। अब वो जो है पोस्ट पोल एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि किसके जो है कम वोटर निकले, लेकिन अभी जो प्रारंभिक संकेत आए एग्जिट पोल से ये निश्चित रूप से यही इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो वोटर्स हैं या आम आदमी का तो नहीं, जो कांग्रेस के पुराने वोटर्स हैं, आम आदमी तो नई एंट्रेंट है, कांग्रेस के वोटर्स जो हैं वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं और वो बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन आप अगर एक सिंपल जो एक होता है, एक फंडामेंटल जो अगर कैलकुलेशन होता है, जब परिवर्तन हुआ है तब तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, और जब निरंतरता के लिए लोगों ने वोट दिया है तब जो है आमतौर पर थोड़ी वोटिंग परसेंटेज गिरी है। तो हालांकि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, मैं तो चाहूंगा कि 80-90% लोग वोटिंग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे हमें कोई चिंता का कारण है, बल्कि हमारे लिए जो है इस इलेक्शन में ये और ज्यादा जो है बड़ी जीत का संकेत है। बिल्कुल बड़ी जीत का संकेत एक और एग्जिट पोल दे रहा है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य। बीजेपी को गुजरात में 150 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 19 सीटें, आम आदमी पार्टी को 11 सीटें और अन्य को 2 सीटें। तो ये जो वोट परसेंटेज की भी हम चर्चा कर रहे थे कार्तिकेय के साथ, ये सब शायद उसी खेल है। सापरा जी, इस पर आप कुछ रिएक्ट करेंगे? एक और पोल है वो 150 सीटें दे रहा है, आपकी 19 मात्र। ये ठीक है, ये तो मतलब जो इनका अधिकार है, जो एग्जिट पोल ये कर रहे हैं वो अपने अपने तरीके से आकलन, हमें पता नहीं कि कितना सैंपल साइज उनका था, कहां का सैंपल साइज था। अब ये सारी बातें अगर डीप में जाएंगे तो वो चर्चा बहुत और लंबी हो जाएगी। जहां तक वोटर हताश होने की बात कर रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बोले उसी तरह से हर्षवर्धन त्रिपाठी भी वही बात बोले हैं तकरीबन। उन्होंने कोई अलग नहीं बोला, उन्होंने बीजेपी को मदद करने का ही प्रयास किया। लेकिन अब तो हो चुका सर, कार्तिकेयन जी ने या आप मदद क्या कर पाएंगे, अब तो जब हो गया खेल। ये दोनों तरफ हो सकता है। मेरी बात तो होने दीजिए ना। जी सापरा जी कंप्लीट कर दीजिए, सापरा जी कंप्लीट करिए। बिल्कुल सुनिए, हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों तरफ हो सकता है। हो सकता ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो हमेशा वोट देता है वो हताश हुआ है कि उनके काम नहीं हुए, वो घर बैठ गया, तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो 8 तारीख को नजर में आएगा। और एक बात पक्की है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक वोट कटुआ पार्टी बनकर के उभरेगी 8 तारीख को। जिस तरह से वो वोट कटुआ बने थे उत्तराखंड के अंदर, गोवा के अंदर, उसी तरह से वोट कटुआ वो कांग्रेस की वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। और 8 तारीख को भी यही नजर आएगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मदद करी है। तो कुल मिलाकर के यही सारी चीजें सामने आएंगी 8 तारीख को भी, कि आम आदमी पार्टी वोट कटुआ पार्टी बनेगी और ये बायपोलर कॉन्टेस्ट होगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा, और कांग्रेस पार्टी जो है वो 100-110 का आंकड़ा पार करेगी। नहीं बिल्कुल, आपके ये आपको जोड़ना चाह रही थी जी, एक मिनट जा रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं जी। इसका कारण जो मैंने महसूस किया था, सूरत के वराछा रोड का एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो एक महिला मेरे सामने, वो मुझे कह रही थी हमें तो पता ही है कौन जीतने वाला है। तो मैंने कहा आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो वो इसने एक वाक्य बताया कि जब हम दोपहर में सोने की कोशिश करते हैं तो पहले बीजेपी वाले कैंपेन करने आ जाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी वाले आ जाते हैं, फिर कांग्रेस वाले आ जाते हैं। बोल उनका कहना था कि रोज का ये होता है कि तीनों पार्टियां इतनी जोर शोर से प्रचार करती है कि अब हम इनके आवाज से थक चुके हैं। ये उस महिला का कहना था, यानी कि कहीं ना कहीं उसका ये भी कहना था हमें पता है कौन जीतने वाला है। ये सूरत के वराछा रोड का उदाहरण है जहां पर तीनों पार्टियां अपना जोर लगा रही है। जहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरे अपना जोर लगा दिया है, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन किया था, उस जगह का ये हाल है। जी घनेन जी, वोट कटुआ बताया आपको सापरा जी ने। देखिए कांग्रेस के साथ समस्या यही हो रही है नीरज जी की कांग्रेस आत्मचिंतन करने के बजाय अरविंद केजरीवाल को लगातार एक्यूज करने में लगी हुई है। इनको ये नहीं पता कि इनकी जमीन खिसक चुकी है, लोगों की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी क्रेडिबिलिटी 0 हो चुकी है, 0 नंबर की पार्टी है। विधायक इनके बिक जाते हैं, इनके विधायक बिक के सरकारें बनाते हैं, भाजपा को अगर गलिया देंगे ना तो आपकी 2 सीटें बढ़ जाएंगी। आप जितना कांग्रेस को गलियाते हैं उतना अगर बीजेपी को रुकिए ना, 8 तारीख के लिए बचा के रखिए, अभी 8 तारीख के लिए बचा के रखिए। एक 30 सेकंड का जवाब मुझे लेना है भैया जी से, उन्होंने कुछ इशारा किया, बताइए प्रतीक जी जल्दी संक्षेप में रखिएगा एकदम। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपको बिल्कुल उसी टाइम लिमिट पे 30 सेकंड में मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि ये कांग्रेस के लिए भी और आम आदमी पार्टी के लिए, सबके लिए है। ये जो वोट कटुआ शब्द है, अब ये नेगेटिव शब्द नहीं रहा।
उसको लेना चाहिए और ये बिल्कुल ठीक शब्द है और मेरे हिसाब से इसको बिल्कुल गलत नहीं लेना चाहिए। वो अपने नेशनल फ्रंट पे आने के लिए लड़ रहे हैं और हमें आपको कांग्रेस को देखना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ इश्यूज हैं, किस तरह से लड़ना। तो वोट कटुआ शब्द पे किसी को कोई एतराज अब होना ही नहीं चाहिए। ट्रायंगुलर फाइट है ये, अब इस फाइट को इसी तरह देखिए। तो को रैप अप करते हैं। यहाँ पे 3 जगहों के हमारे पास एग्जिट पोल है जिसमें गुजरात में भारी बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सीटें 150 को पार भी कर सकती हैं, ऐसा एग्जिट पोल में कम से कम 2 पोल में ऐसा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर पोल्स में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन कांटे की टक्कर भी हो सकती है, 1-2 पोल ऐसा भी इशारा करें। और दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी क्लियर विक्टर बन के निकल रही है, बड़ी सीट्स उनकी आती हुई दिख रही हैं। अंतिम परिणाम के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। 8 तारीख को हिमाचल और गुजरात के नतीजे में पता लगेंगे और 7 तारीख को एमसीडी के नतीजे हमारे सामने आएंगे, तब हम बैठ के चर्चा करेंगे। कार्तिक इशारा करें, कार्तिक 10 सेकंड प्लीज बोलिए जल्दी। मैं भी यही प्रतीक जी की बात को जोड़ूंगा। जो पार्टी 15-20% वोट लेकर एक राज्य में घुसती है उसको वोट कटुआ ना माना जाए। मैं बहुत विनम्रता से ये सप्रा जी को बोल रहा हूँ। अगर वो आते हैं इस परसेंटेज के साथ, इसका मतलब वो सीरियस कंटेंडर है। वोट कटुआ का डेफिनेशन कुछ और था, ये इसमें फिट नहीं होता। पहले 15-20% लेने तो दो। जी 8 तारीख को सबरा सर, 8 तारीख को हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सारे मेहमानों का दोबारा मैं स्वागत करूंगा, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।